ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और उसी के तहत हम पढ़ेंगे निमोनिया। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा कम्युनिकेबल डिजीज वाले चैप्टर में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और उसमें पढ़ेंगे निमोनिया। अब इसके पहले हमने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में मीजल्स भी पढ़ा है। तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट खोल के, चैनल की प्लेलिस्ट खोलो, उसमें फिर आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस खोलोगे तो उसमें आपको मीजल्स वाला टॉपिक मिल जाएगा। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और उसमें निमोनिया। ठीक। तो सबसे पहली चीज भाई, कम्युनिकेबल डिजीज हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम किन किन हेडिंग्स पे पढ़ेंगे, तो हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, फिर एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट देखेंगे, वो फैक्टर्स के बाद फिर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे, फिर क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे और डायग्नोसिस करेंगे, फिर ट्रीटमेंट देखेंगे और प्रिवेंशन कैसे करते हैं। ठीक। तो इन हेडिंग्स के तहत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। अब भाई एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात हो रही है तो वो है क्या? वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब ये इन्फ्लेमेशन कहाँ से कहाँ तक, कब तक कहेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है? तो भाई पूरा का पूरा नोज से लेके एल्वियोलाई तक कहीं भी होगा, हम उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बोलेंगे। ठीक। अब डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, हमने एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को दो भागों में विभाजित किया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो कहां से कहां तक गिना जाएगा? नॉस्ट्रिल से लैरिंग्स तक, और इसमें पैरानेजल साइनसेस और मिडिल ईयर भी आ जाएंगे। तो नॉस्ट्रिल से लेके लैरिंग्स तक के जितने भी इंफेक्शन होंगे वो हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस पे लेंगे, और उसमें फिर हम पैरानेजल साइनसेस, मिडिल ईयर, इसके इन्फेक्शंस को भी इंक्लूड कर लेंगे, और ये सभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में आएंगे। वहीं जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा वो उसके नीचे से शुरू होगा, मतलब ट्रेकिया से लेके एल्वियोलाई तक, और उसके बीच में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ये सब भी आ जाएंगे। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहाँ से है? ट्रेकिया से लेके अब ट्रेकिया के बाद आएगा आपका ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, और सबसे आखिरी में आएंगे एल्वियोलाई। तो ट्रेकिया से लेके एल्वियोलाई तक बीच में कहीं भी इंफेक्शन होगा उसको कहेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब इसके तहत बहुत सारी चीजें आ सकती है। देखो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में नॉस्ट्रल से लैरिंग्स तक जितने भी इन्फेक्शन होंगे, और साथ में पैरानेजल साइनसेस और मिडिल ईयर, इनको भी इन्वॉल्व करेगा। तो कॉमन कोल्ड हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया, ये सब कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में गिनोगे। जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ट्रेकिया से लेके एल्वियोलाई तक सब, तो लेंगे ट्रेकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूलाइटिस, निमोनिया एक्सेट्रा, ये सब कुछ आप लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन डाल दो। समझ गए? तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये अच्छे से समझ लेना, वाइवा के तहत आपसे पूछा जाएगा कि अपर किसको कहते हैं, लोअर किसको कहेंगे, तो ये याद रखना। ठीक। तो ये हमने थोड़ा सा देख लिया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी समझ लेते हैं कि भाई देश और दुनिया में कहाँ कितना कैसा चल रहा है निमोनिया और एआरआई का। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो ना इसको एक तरह से फॉरगॉटन पेंडेमिक भी कहा जाता है कि भाई अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें आ गई हैं तो हम इसको भूल चुके हैं, लेकिन भूलने वाली चीज नहीं है भाई साहब। क्योंकि हर साल अगर बात करें तो करीब 4 मिलियन डेथ्स कॉज कराता था ये। पर अब वही है कि और भी बीमारियां आ गई हैं तो इसको ऐसा फॉरगॉटन पेंडेमिक लेने लगे हैं। अभी की अगर बात करें तो आज के समय में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहाँ काफी प्रेवलेंट है, जैसे कि साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका, आप देखोगे ना तो साउथ एशिया में देखो, सब सहारन अफ्रीका में देखो, तो काफी प्रेवलेंट है ये। इनफैक्ट 2018 की बात करें तो निमोनिया ने, अकेले निमोनिया ने, एआरआई में भी अकेले निमोनिया ने करीब 0.8 मिलियन बच्चों की जानें ली थी। तो समझ लो कितना खतरनाक है। तो ये तो वर्ल्ड की बात हो गई। इंडिया की अगर हम बात करें तो करीब 13% पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती पेशेंट्स जो होते हैं वो एआरआई की वजह से अपनी जान गंवाते हैं।
समझ गए। इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो पीडियाट्रिक वार्ड है, भाई बच्चों में ज्यादातर ये बीमारी होती है ना, तो पीडियाट्रिक वार्ड में जितने भी बच्चे भर्ती हैं उनमें से जो अलग अलग मौतें होती हैं उनमें से 13% मौतें अकेले एआरआई की वजह से होती है। इनफैक्ट 2022 के डेटा की अगर बात करें तो जो हमारा अपना एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही अकेले करीब 1,93,92,926, मतलब 1,93,92,926 केसेस आए और करीब 5,000 से ज्यादा मौतें कराई। वहीं अगर हम निमोनिया अकेले की बात करें, एआरआई में भी अगर सिर्फ निमोनिया की बात करें, तो करीब 4,25,555, दैट इज 4,25,555 केसेस आए अकेले 2022 में, और 2,500 से भी ज्यादा मौतें अकेले निमोनिया ने कराई थी इंडिया में। तो समझ रहे हो, वर्ल्ड में, इंडिया में एआरआई, निमोनिया सब कुछ बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है। तो इसको फॉरगॉटन पेंडेमिक की तरह नहीं लेना है आपको। ठीक, तो थोड़ी सी हमने जानकारी दे दी कि भैया वर्ल्ड और इंडिया के बारे में प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा क्या है। ठीक, तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया। अब हम एजेंट फैक्टर की अगर बात करें, तो भाई एजेंट फैक्टर में ना एआरआई की बात करें, इनफैक्ट निमोनिया भी, तो हमारे पास बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस भी हैं और दूसरे एजेंट्स भी हैं जो इनको कराते हैं। तो एक एक करके थोड़ा बैक्टीरियाज को देख लेते हैं, कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं जो एजेंट फैक्टर के तहत आते हैं। इसमें कौन कौन से वायरस हैं, कौन कौन से अदर एजेंट्स हैं, तो एक एक करके समझते हैं। पहले बात करें बैक्टीरिया की, तो भाई क्लेप्सियला निमोनिया, लिजुनेला निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, फिर स्टेफाइलोकोकस पायोजेनस, फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, उसमें भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe टाइप बी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, इतने सारे हैं और भी हैं, इनमें कुछ के नाम तो एटलीस्ट लिखे हैं कि भाई ये सारे हैं एजेंट फैक्टर में जो आते हैं। ठीक, उसमें भी अगर आप निमोनिया की बात करो, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ना भाई साहब, वो तो जितने भी एआरआई के पूरे सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतने सारे हैं ना, उनमें से 50% तो अकेला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही कराता है एआरआई इन्फेक्शन। समझ गए। और अगर निमोनिया की बात करें, तो हीमोफिलस टाइप बी जो होता है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है निमोनिया का। ठीक, तो फर्स्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट तो भाई दिख ही रहा है ना, कोई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। एआरआई में भी 50% तो अकेला यही करा रहा है, तो फर्स्ट तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया। सेकंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया। ठीक, तो ये हो गए कुछ आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अगर हम वायरसेस की बात करें, तो भाई रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इसको तो याद रखना, क्योंकि वायरल कॉजेज में मोस्ट कॉमन वायरल कॉज तो निमोनिया है। जैसे बैक्टीरियल में कौन सा था हमारा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसके बाद सेकंड पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ऐसे अगर वायरस की बात करें, तो वायरस में तो मोस्ट कॉमन कॉज आपके पास वायरसेस में रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है। ठीक, उसके अलावा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ए बी सी, पैरा इन्फ्लुएंजा 1 2 3, राइनो वायरसेस हो गया, एडिनो वायरसेस हो गया। एडिनो में भी एंडेमिक टाइप भी है, एपिडेमिक टाइप भी है। एंडेमिक पे 1 2 5, एपिडेमिक टाइप में 3 4 7। उसके अलावा एंट्रोवायरसेस में इको है, कॉक्सकी है, उसके बाद कोरोना है और मीजल्स है भाई साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये वायरसेस हो गए, उस बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए। उसके बाद कुछ अदर एजेंट्स पे भी आते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया, उसके अलावा निमोसिस्टिस जीरोसाई, एचआईवी वाले पेशेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया होता है एचआईवी इन्फेक्ट्स में। इनफैक्ट इसीलिए इसके जो ट्रीटमेंट है जब हम देते हैं, तो कोट्राइमोक्सोजोल अलग से देते हैं, वो हम ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे। फिर कॉक्सियला बर्डेटी भी है, फिर क्लेमाइडिया टाइप बी भी है, बहुत सारे। तो हमने कुछ के नाम लिखे हैं। तो एजेंट देख लिए, एजेंट में हमने बैक्टीरिया देख लिया, वायरस देख लिया, अदर एजेंट्स देख लिया। इनफैक्ट आपसे जब वाइवा में पूछा जाता है ना, नाम पूछे जाते हैं, भाई नाम बता दो एटलीस्ट, तो नाम कैसे याद करने हैं वो तरीका मैं बता देता हूँ। तो पहले तो ना निमोनिया वाले सब साथ में रख लो, क्लेप्सियला निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और लिजोनल निमोनिया। ठीक है, तो क्लेप्सियला निमोनिया, लिजोनल निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये तीन तो आपने साथ में याद कर लिए। ठीक है,
उसके बाद अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, स्ट्रेप्टोकोकस था, तो दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा हो जाएगा? पायोजेंस। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और दूसरा पायोजन कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस पायोजन। तो ये दो जो हैं ये पायोजन वाले हैं, ये तीन कौन से थे? ये निमोनिया वाले थे, दो पायोजन वाले, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन और स्टेफाइलोकोकस पायोजन। ये दो आपने साथ में याद कर लिए। और फिर ना ये तीनों को साथ में याद कर लो, क्यों? क्योंकि पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है उसमें क्या क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस और उसके बाद एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी और फिर हेपेटाइटिस बी। तो देखो इसमें से आपका एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी आ गया, उसके बाद कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया आ गया, उसके बाद आपका पर्ट्यूसिस भी आ गया। तो पेंटावेलेंट वाली तीन तो यहाँ पे भी आ गई। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, पता। इसलिए जब हम प्रिवेंशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि पेंटावेलेंट वैक्सीन का कवरेज भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया ये तीन हैं, उनमें से सेकंड मोस्ट कॉमन तो इन्फ्लुएंजा टाइप भी ही है, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूमोकोकल वैक्सीन के अलावा, इसलिए हम इसमें पेंटावेलेंट वैक्सीन को भी पढ़ते हैं। तो याद करने का तरीका सिंपल हो गया कि भाई निमोनिया वाले आपने तीन कर लिए, क्लेप्सियला, लेजोनेला और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके बाद पायोजन वाले आपने दो कर लिए, पायोजेंस वाले स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन और स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस। उसके बाद पेंटावेलेंट की तीन चीजें कौन कौन सी कर ली? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस और एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो बैक्टीरिया एजेंट फैक्टर में। अगर मैं वायरसेस की बात करूं तो वायरसेस को कैसे याद करना है? तो देखो वायरसेस को याद करने का सिंपल तरीका है भाई, मोस्ट कॉमन को तो अलग से याद रखना है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इसको तो अलग से याद रखना, ठीक। तो ये तो एक हमने अलग से याद कर लिया। उसके बाद इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा, ये दो को अलग से याद कर लो। याद रखना है, देखो इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजे, पेंटावेलेंट में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे टाइप बी के लिए होता है, आप लोग इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वाई वाई बोलते रहते हो, ठीक है। उसकी वैक्सीन अलग है, वो बैक्टीरिया है, ये वो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा। तो ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए बी सी इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा दोनों को साथ में याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इन्फ्लुएंजा पैरा इन्फ्लुएंजा को साथ में याद कर लिया। उसके बाद ये देखो राइनो एडिनो, ये दोनों नो वाले साथ में कर लिए, तो राइनो और एडिनो ये दो साथ में याद कर लिए। उसके बाद एंटेरो कोरो, तो रो वाले दोनों साथ में याद कर लिए, एंटेरो वायरस और कोरोना वायरस, तो रो वाले साथ में याद कर लिए। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वाले याद कर लिए थे, इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा। और फिर ये मीजल्स तो अलग ही है भैया, इसको अलग ही याद रखना है, क्योंकि जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस अलग ही याद रखना है क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरस है, वायरल कॉजिंग निमोनिया है, वैसे ही मीजल्स भैया इसके कॉम्प्लिकेशंस में ही आप पढ़ोगे ना तो निमोनिया आपको मिल जाएगा, इसीलिए इनफैक्ट मीजल्स वैक्सीन भी हम इसके प्रिवेंशन में, निमोनिया के प्रिवेंशन में, ARI के प्रिवेंशन में हम मीजल्स वैक्सीन को भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ऐसे आप वायरसेस को भी याद कर सकते हो। कैसे याद किया हमने? एक तो हमने अलग से याद कर लिया कि भैया वो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस मोस्ट कॉमन वायरल कॉज ऑफ निमोनिया होता है, और मीजल्स को भी अलग से याद कर लिया क्योंकि उसकी तो वैक्सीन हम अलग से दे ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन इन वाले दो याद कर लिए, इन वाले दो कौन से थे? इन्फ्लुएंजा और पैरा इन्फ्लुएंजा। उसके बाद नो नो वाले दो याद कर लिए, नो वाले कौन से थे? राइनो और एडिनो। उसके बाद रो वाले दो याद कर लिए, रो वाले दो कौन से थे? एंटेरो कोरो, एंटेरो वायरस और कोरोना वायरस। तो ऐसे आप वायरसेस को भी याद कर सकते हो, ठीक। तो ये हमने एजेंट फैक्टर देख लिया, एजेंट फैक्टर में हमने बैक्टीरिया देख लिया, वायरसेस देख लिया और अदर एजेंट्स देख लिया, ठीक। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एजेंट फैक्टर देख लिया। अब हम होस्ट फैक्टर्स पे आ जाते हैं। होस्ट फैक्टर्स में मतलब आएगा क्या? देखो होस्ट फैक्टर्स में आएगा हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और निमोनिया हमको करवा सकती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एज। तो भाई अगर हम एज की बात करें तो केस फर्टिलिटी रेट जो होता है ना यंग इन्फेंट्स में काफी हाई होता है, माल नरिश चिल्ड्रन में। हम माल नरिश्ड चिल्ड्रन तो आप समझ जाओगे कि भाई कुपोषित बच्चे जो होते हैं, ये वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यंग इन्फेंट्स किसको बोलते हैं। अब हमने पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स और जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था इन्फेंट किसको बोलते हैं? 1 साल से कम उम्र के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं, है ना।
मगर यहाँ इन्फेंट नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यंग इन्फेंट। यंग इन्फेंट क्या होता है, यंग इन्फेंट होता है 2 महीने से कम उम्र का बच्चा, उसको कहते हैं यंग इन्फेंट। याद रखना, मतलब इन्फेंट में भी छोटा सा इन्फेंट, यंग इन्फेंट, 2 महीने से कम उम्र का बच्चा, दैट इज यंग इन्फेंट। समझ गए? तो ये याद रखना, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केस फर्टिलिटी रेट ना यंग इन्फेंट्स और कुपोषित बच्चों में काफी ज्यादा देखने मिलता है। उसके अलावा एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट की बात करें अगर, तो वो भी इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन और इनफैक्ट एल्डरली, बूढ़ों में भी काफी ज्यादा देखने मिलता है। अभी केस फर्टिलिटी रेट क्या होता है, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, ये हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ वाले चैप्टर में, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ वाले टॉपिक में मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स के तहत पढ़ा था। तो ये आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, दैट इज पहले 2 साल में बच्चे की, पहले 2 साल की जो उम्र होती है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि 80% ऑफ डेथ निमोनिया में पहले 2 साल में ही हो जाती है बच्चों की। तो पहले 2 साल बहुत खतरनाक है, यहाँ 2 साल, इसलिए हम आगे जब प्रिवेंशन ट्रीटमेंट इन सब देखेंगे तो ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसीलिए जब वैक्सीन वाली बात आएगी ना कि भाई पीपीवी और पीसीवी में से पीसीवी क्यों देते हैं, वहां पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि निमोनिया की वजह से बच्चों की जो मौतें होती हैं उसमें से 80% मौतें पहले 2 साल की उम्र में हो जाती हैं। ठीक, ये याद रखने, वहां पे भी याद आएगा एक पॉइंट। ठीक, तो एज देख लिया हमने। सेक्स की बात करें तो देखो कई किताबों में दिया है कि सेक्स वाइज मेल फीमेल दोनों में सेम दिया जाता है, आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। मैं ये बोलूंगा कि कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि जो वुमेन होती हैं, लेडीज होती हैं, उनमें एज कम्पेयर टू मेन ज्यादा इलनेस देखने मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से ज्यादा, देखो ये जो इन्फेक्शन है ये बच्चों में ज्यादा पाया जा रहा है। अब बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो माँ छोड़ के चली तो जाएगी नहीं, माँ तो ख्याल रखेंगी, मम्मी तो मम्मी होती है, तो वो ख्याल रखते रखते वो भी बीमार हो जाती हैं। तो इसीलिए ऐसा देखा जाता है कई बार कि वुमेन एज कंपेयर टू मेन ज्यादा उनमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कई किताबों में सेम भी दिया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पर मुझे ये पॉइंट गलत नहीं लगा। ठीक, उसके अलावा अंडर 3 इयर्स की बात करें तो उसमें भी बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स ज़्यादा इफेक्टेड भी होते हैं, ज़्यादा उनमें ये इन्फेक्शन होता है, और इनफैक्ट एज कम्पेयर टू गर्ल्स ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन इनमें देखा जाता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको होस्ट फैक्टर के तहत पढ़ने हैं, तो वो याद रखना। तो हमने एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर देख लिया, अब कौन सा आएगा, एनवायरमेंट फैक्टर। अब भाई एनवायरमेंट फैक्टर में क्या क्या आएगा, एनवायरमेंट फैक्टर में जैसे एनवायरमेंट फैक्टर पढ़ो तो सबसे पहले तो हमारे जहन में क्या आता है, सीजन, मौसम। मौसम कैसा है, तो बारिश और ठंड, ये इस सीजन में ज्यादातर, देखो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस तुम पढ़ोगे तो तुमको ठंड वाला पॉइंट तो हमें हर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में मिल ही जाएगा। तो बारिश और ठंड के सीजन में ज्यादातर ये इन्फेक्शन देखने मिलता है। उसके अलावा इंडोर एयर पॉल्यूशन, जैसे कि घर में जो आप चूल्हा यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग चूल्हा है, दैट इज लकड़ियां वगैरह जलाते हैं, उससे खाना बनाते हैं, और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, और पुराने स्टाइल के वो लकड़ी वाले कुल चूल्हे जल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इंडोर एयर पॉल्यूशन हो रहा है, या स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं घर में, तो इन वजहों से भी ये आगे जाके निमोनिया कॉज करा सकते हैं। इनफैक्ट घरों की बात हो ही रही है, एनवायरमेंट फैक्टर की बात हो रही है, तो ओवर क्राउडिंग हो गया, पुअर वेंटिलेशन हो गया, ये भी निमोनिया के कॉजेटिव फैक्टर्स में आते हैं। देखो पुअर वेंटिलेशन में भैया अब हवा वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, उसी कमरे में, उसी घर में, उसी घर में, उसी घर में घूम रही है, तो इन्फेक्शन अगर आ गया तो ये वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारे लोगों को बीमार करेगा। ऐसे ही अगर ओवर क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग है तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है ओवर क्राउडिंग में। तो एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों को ठूस के रख दिया हमने, वहां पे अगर एक भी इन्फेक्टेड आ गया तो बहुत सारे लोगों को बीमार कर सकता है। उसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि अर्बन कम्युनिटीज जो होती हैं, जैसे कि एज कंपेयर टू रूरल, ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में ज्यादा ये इन्फेक्शन देखा जाता है। ऊपर वाली चीजें ज्यादातर आपको मिल जाएगी ना, देखो इंडोर एयर पॉल्यूशन वगैरह ये सब आपको ज्यादा शहरी क्षेत्रों में दिखेगा, ओवर क्राउडिंग, पुअर वेंटिलेशन वाले घर ये भी आपको शहरी क्षेत्रों में ज्यादा मिलेंगे। तो इस वजह से एनवायरमेंट फैक्टर में आप ये बता सकते हो कि भी एज कंपेयर टू रूरल कम्युनिटीज,
अर्बन कम्युनिटीज में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक। इनफैक्ट ये ना ओवर क्राउडिंग, वेंटिलेशन, इन पे ना अलग से वेरी शॉर्ट नोट या फिर वाइवा में पूछा जाता है। तो ये हमने एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हाउसिंग वाले टॉपिक के अंदर ये दोनों ही टॉपिक डिस्कस किए हैं वीडियोस में, तो इसको आप जाके देख सकते हो। ठीक। तो ये हमने थोड़ा सा एनवायरमेंट फैक्टर्स तो देख लिया। एनवायरमेंट फैक्टर्स के अलावा ना कई सोशल फैक्टर्स या अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो बीमारी आपको करवा सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में ज्यादा ये बीमारी फैल देखने को मिलती है। उसके अलावा मैटरनल सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी कई बार देखने मिलता है कि आगे जाके बच्चा निमोनिया के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। लो बर्थ वेट के बच्चे जो होते हैं वो तो ज़्यादा प्रोन होते हैं निमोनिया के लिए, क्योंकि बट ऑब्वियसली इम्यूनिटी वगैरह भी कम होगी। इनफैक्ट जो माल नरिश्ड बच्चे हैं, पुअरली नरिश्ड बच्चे हैं, उनमें भी कई बार क्योंकि इम्यूनिटी कम है तो उनमें भी काफ़ी निमोनिया को पकड़ने के चांसेस, बीमारी को पकड़ने के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट मैटरनल सिगरेट स्मोकिंग को देखोगे तो हमने पढ़ा भी था जी, हमने लो बर्थ वेट ऑब्स्टेट्रिक्स पीडियाट्रिक्स और जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर में इसको डिस्कस किया है, और उसमें हमने एक मेजर रिस्क फैक्टर जो था लो बर्थ वेट का वो मैटरनल सिगरेट स्मोकिंग था, ये हमने पढ़ा है। तो भाई मैटरनल सिगरेट स्मोकिंग से बच्चा लो बर्थ वेट की तरफ चला जाएगा, जो बच्चा पैदा हुआ है लो बर्थ वेट वाला होगा, उसमें इम्यूनिटी वैसे ही कम होगी और फिर इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। ऐसे ही याद कर सकते हो। ठीक। तो अदर फैक्टर्स में ये कुछ फैक्टर्स हैं जो याद कर सकते हो। जैसे लो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्यों बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी में होगा, लेकिन भाई लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग अगर इंडोर एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग, चूल्हा वगैरह यूज करेंगे, ओवर क्राउडेड घर रहेंगे, पुअरली वेंटिलेटेड घर रहेंगे, तो उनमें हो सकता है। ठीक। तो ऐसे आप एनवायरमेंट फैक्टर्स को भी याद कर सकते हो। ठीक। तो हमने देख लिया भाई इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स देख लिए। अब अगला आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। भाई बीमारी फैलती कैसे है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ना मुख्यतः आप कहोगे कि भाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, हालांकि ये एयरबॉर्न भी हो सकता है। कैसे होगा वो हम समझेंगे अभी। तो ड्रॉपलेट में आप ये बोलोगे कि भाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन में दो होते हैं हमारे पास, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। अब ये दोनों कौन से हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है भाई। अब जो ड्रॉपलेट होती है ना वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होती है। देखो वो जो ड्रॉपलेट है ऑफ सलाइवा एंड नेसोफेरेंजियल सिक्रीशन, भाई जो इंसान बीमार है, ठीक है, उसके सलाइवा में, नेसोफेरेंजियल सिक्रीशन में भी आपको एजेंट मिलेगा। ठीक है। तो ये जो कॉजेटिव एजेंट है, जब ये पेशेंट खांसेगा, छींकेगा, थूकेगा, बात करेगा, तो उस समय ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये उसके मुंह से निकलेंगी, और हालांकि बहुत दूर तक ये नहीं जा सकती। शॉर्ट डिस्टेंस में अगर आसपास दूसरे लोग हैं तो उनको डायरेक्टली ये इन्फेक्ट कर सकती है। दैट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है कि जो पेशेंट बीमार है उसके ड्रॉपलेट, उसकी जो सलाइवा और नेजोफेरेंजियल से सिक्रीशन से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट होंगे, और आसपास में जो लोग हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे जो लोग हैं, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। कैसे। जब ये जो पेशेंट है खांसेगा, छींकेगा, बात करेगा, थूकेगा, तो उनके थ्रू ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, और ड्रॉपलेट्स जो हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस में अगर कोई लोग खड़े हैं तो उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो दैट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्टली ये जो पेशेंट है, पेशेंट ने डायरेक्टली दूसरे इंसान को डायरेक्टली इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है। थ्रू किसके माध्यम से, ड्रॉपलेट के माध्यम से। ठीक। पास में है, शॉर्ट डिस्टेंस पे है तब। ठीक। मगर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू होता है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्या होते हैं, दीज आर द ड्राई रेसिड्यू ऑफ ड्रॉपलेट्स। अब भाई ये जो ड्रॉपलेट, अब ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता क्या है ये समझ लेते हैं। अब ये जो ड्रॉपलेट निकले थे, ये अगर इंसान है तब तो ठीक है, तब तो इसको इन्फेक्ट कर दिया। मगर अगर यहाँ कोई इंसान नहीं है तो ये उड़ते ही थोड़ी रहेंगे, ये तो आगे जाके, ये जमीन है, इसमें जाके बैठ गए। यहाँ पे कोई टेबल लेबल है उसमें जाके बैठ गए, और कोई दरवाजा वगैरह है उसमें जाके बैठ गए, बस बस ज्यादा दूर तक ही जा ही नहीं पाएंगे, बस यहाँ जाके बैठ गए। ठीक। तो
अब क्या होगा, अब ये जमीन पे पड़े हुए हैं या टेबल पे पड़े हुए हैं या दरवाजा है उसमें चिपके हुए हैं और वहां सूख गए। सूख गए तो धूल मिट्टी के साथ ये मिल गए और सूख गए। अब ये सूख गए हैं तो जब हवा चलेगी, जैसे ही हवा चलेगी, ये हवा के साथ छोटे छोटे कण जो होंगे धूल के कणों के साथ, ये कण भी उड़ने लगेंगे और ये ड्यू टू विंड करंट एयरबॉर्न हो जाएंगे। और अब अगर ये एयरबॉर्न हो गए तो भाई साहब ये बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रेवल कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे पेशेंट है, मान लो उसने छींका थूका तो दरवाजे दरवाजे में चला गया, या यहाँ उसके बाद हवा चली तो ये हवा से फिर एयरबॉर्न हो गए, उसके बाद तो दूसरों को किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ड्रॉपलेट समझ में आया? ड्रॉपलेट डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है कि जो पेशेंट है, इसने छींका या थूका तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं ये गए और दूसरे इंसान को इन्फेक्ट कर दिया। दैट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। मगर अगर यहाँ कोई इंसान नहीं था तो ये जाके नीचे बैठ गए, ये जाके नीचे बैठ गए। तो मान लो यहाँ पे कोई टेबल थी उसमें बैठ गए, मान लो यहाँ दरवाजा था उसमें बैठ गए। अब जब हवा चली, अब जब हवा चली तो ये ड्रॉपलेट धूल के कण में और सूख गए हैं, तो हवा के साथ ये उड़े और एनबोर्न हो गए और उसके बाद दूर किसी को जाके भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। दैट इज ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। समझ गए? तो वो यहाँ पे लिखा है, देखो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो होते हैं ड्राइड रेसिड्यू होते हैं ड्रॉपलेट के, और ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं जो विंड करंट के साथ एनबॉर्न हो जाते हैं और फिर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करके दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? तो ये होता है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये मेन तो यही दोनों है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसके अलावा, इसके अलावा भी एक्चुअली निमोनिया में आपको दूसरी चीजें भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल और भी चीजें हैं जैसे कि एस्पिरेशन, नेजोफेरेंजियल सिक्रीशंस जो होते हैं उसमें निमोकोकाई है, उसको आपने एस्पिरेट कर लिया तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ब्लड ब्रॉन स्प्रेड के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है। इनफैक्ट कंटिन्यूअस स्प्रेड जो नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन से है ना, वो कई बार ओटाइटिस मीडिया और साइनोसाइटिस भी करा सकता है। इनफैक्ट नियोनेट्स जो होते हैं, जो न्यूली बॉर्न, नियोनेट क्या होते हैं यार? अब हमने नियोनेट पढ़ा हुआ है, वही ऑब्स्टेट्रिक पीडियाट्रिक जीरियाट्रिक्स वाले चैप्टर में हमने नियोनेट पढ़ा था, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट याद हो आपको? तो नियोनेट क्या होता है? 28 दिन से छोटी उम्र के बच्चे नियोनेट होते हैं। तो ये जो नियोनेट होते हैं ये कैसे एक्वायर करेंगे? देखो जब डिलीवरी हो रही है तब अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट कर लें और उसमें अगर इन्फेक्शन था तो हो सकता है, या फिर मां को इन्फेक्शन था और जेनाइटल ट्रैक के कांटेक्ट में आ जाए, जेनाइटल ट्रैक के जो सिक्रीशन है उनके कांटेक्ट में आ जाए ड्यूरिंग डिलीवरी, तो वहां से भी एस्पिरेट हो सकता है, वहां से भी इनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड या कांटेक्ट विद जेनाइटल ट्रैक सिक्रीशन ड्यूरिंग डिलीवरी, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, कुछ और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिनको आप ध्यान में रख सकते हो। मेन तो आपके ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। समझ गए? तो ये हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देख लिया। अब अगला आता है इंक्यूबेशन पीरियड। भाई इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड कैसे याद रखोगे भैया? क्यों? क्योंकि भैया इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है एजेंट आपके शरीर में घुसा और पहला साइन एंड सिम्टम आया, उसके बीच के समय को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मगर भाई साहब एजेंट में आपके पास इतने सारे बैक्टीरियाज हैं, इतने सारे वायरस हैं, इतने सारे अदर एजेंट्स हैं, सबके अलग अलग, सबके अलग अलग। अब चाहो तो याद कर लो सबके अलग अलग कि भाई स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का क्या, लीजियनेला निमोनिया का क्या हो जाएगा, उसके बाद बॉर्डिटेला परट्यूसिस का क्या, डिप्थीरिया का क्या, वायरसेस में रेस्पिरेटरी सिंसिटियल, मीजल, बहुत सारे। कितनों की याद करते रहोगे? तो आप जब किताब में देखोगे तो किताबों में इसीलिए आपको एआरआई और निमोनिया के तहत इंक्यूबेशन पीरियड कई किताबों में आपको नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा, हालांकि आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, आप चाहो तो लिख सकते हो सबके अलग 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 अलग। ठीक, तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद अगला क्या है? क्लिनिकल फीचर्स।
भाई क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है, बहुत सारे हैं। देखो, कफ एंड कोल्ड तो रहेगा भाई, सर्दी खांसी तो रहेगी। तो कफ एंड कोल्ड, फास्ट ब्रीदिंग। अब फास्ट ब्रीदिंग किसको कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर जोर से सांसें लेना तो ठीक है, लेकिन अलग अलग उम्र के हिसाब से कितना रेस्पिरेटरी रेट होगा जब उसको फास्ट ब्रीदिंग कहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। चेस्ट इन ड्राइंग, वो पसलियां चलने लगती है ना, वो उसको चेस्ट इन ड्राइंग कहते हैं। पसलियां चलने लगती हैं का मतलब ये नहीं होता है कि भाई जो पसलियां हैं वो बाहर निकल के मॉर्निंग वॉक पे निकल गई कि 10,000 स्टेप्स नहीं हुए हैं, चलो वो नहीं होता है। वो अपन समझेंगे पसलियां चलना किसको कहते हैं, वो जनरल भाषा में पसलियां चलना कहते हैं उसको। लेकिन चेस्ट इन ड्राइंग क्या होती है वो भी समझेंगे। स्ट्राइडर क्या होता है कि भाई सांस अंदर लेते समय हल्की से हार्श वॉइस आए, वो स्ट्राइडर। वीजिंग, जब सांस बाहर छोड़ते समय सीटी की आवाज आए, वीजिंग, विस्लिंग साउंड। साइनोसिस, वही आपका हाइपोक्सिया वगैरह के। ड्राउजीनेस वगैरह रहेगा, पेशेंट जो होगा वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है या हमेशा स्लीपी रहेगा। उसके बाद डेंजर साइंस में मुख्यतः एक्चुअली अगर आप बात करो, तो अनकॉन्शियस वाला वर्ड है ना, वो आपको डेंजर साइंस में आपको लेथार्जिक या अनकॉन्शियस मिलेगा। जबकि जो ड्राउजी है इसमें एक्चुअली काफी एबनॉर्मली स्लीपी रहेगा और डिफिकल्ट टू वेक रहेगा। लेकिन डेंजर साइंस बहुत सारे, कन्वर्जन्स, अनकॉन्शियस, ये सब। और नॉन स्पेसिफिक साइंस होते हैं कि भाई फीवर हो गया, उसके बाद जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी कई बार कम रहता है, फीवर कई बार फीवर हो जाता है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स है, एक एक करके समझेंगे। अब कफ एंड कोल्ड समझाने की जरूरत तो है नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं फास्ट ब्रीदिंग से। तो भाई फास्ट ब्रीदिंग किसको कहोगे? तो फास्ट ब्रीदिंग ना, जब रेस्पिरेटरी रेट उम्र के हिसाब से है, ध्यान रख देना। 2 महीने से कम उम्र का बच्चा है तो उसका रेस्पिरेटरी रेट अगर 60 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा है, तब कहेंगे कि फास्ट ब्रीदिंग है। 2 महीने से 1 साल, 2 महीने से 1 साल तक का बच्चा है, इसकी ब्रीदिंग अगर 50 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो, तब कहेंगे कि भाई फास्ट ब्रीदिंग है। और 1 साल से 5 साल के बीच का अगर बच्चा है, तो उसमें अगर 40 से ज्यादा भी है, तभी कह देंगे कि भाई फास्ट ब्रीदिंग है। देखो, आप जब देखोगे कि उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है और ब्रीदिंग पर मिनट घटता जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि छोटे बच्चों का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ही काफी तेज होता है ना। जबकि हमारे उम्र तक बड़े होते होते बच्चे फिर थोड़ा रेस्पिरेटरी उनका नॉर्मली धीमे हो जाता है। तो इसीलिए ये भी ब्रीदिंग पर मिनट भी कम होता जा रहा है। ठीक है, पर कब कहेंगे, ये कैसे याद करेंगे? तो देखो, मैं जैसे याद करता था मैं वो बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये वाला याद कर लो कि एक आपका 2 महीने से 12 महीने का बच्चा, यानी कि 2 महीने से 1 साल के बीच का बच्चा, 2 महीने से 1 साल के बीच का बच्चा जो है वो 50 से ऊपर जब ब्रीदिंग होगी, तब कहेंगे कि भैया फास्ट ब्रीदिंग है। इसको याद करने का सिंपल तरीका जो मुझे याद रहता था, मैं वैसे बता देता हूँ। ये दो का, सिर्फ नंबर बोल रहा हूँ, ये 2 का 50% हो गया एक, तो 50 हो गया यहाँ। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो 2 महीने से 1 साल तक के बच्चे में 2 का 50% हो गया एक, तो 50 के ऊपर अगर 2 महीने से 1 साल के बच्चे में ब्रीदिंग है, तो आप कहोगे कि भैया फास्ट ब्रीदिंग है। ऐसे ही 1 से 5 साल के बीच का बच्चा है, तो 1 से 5 में देखो यहाँ पे 6 है, 5 है और 4 है, 6 है, 5 है और 4 है। तो जो 1 और 5 के बीच में, 6 और 5 तो आ नहीं है, 4 ही आ रहा है इनके बीच में, तो 40। तो ऐसे याद कर सकते हो, 1 से 5 के बीच में 40। हालांकि याद करना इतना मुश्किल होता नहीं है, ये ट्रिक की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान है। 60, 50, 40, 2 से कम, 2 महीने से 1 साल, और 1 साल से 5 साल, बहुत इजी है। पर फिर भी कई बार जब कंफ्यूजन होता है तो छोटी छोटी ट्रिक काम आती है। ठीक, तो ये हो गया आपका फास्ट ब्रीथिंग की भैया फास्ट ब्रीथिंग किसको कहेंगे और कब कहेंगे, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है चेस्ट इन ड्राइंग।
अब जो चेस्ट इंड्राइंग होती है ना, और जो कहते हैं कि भाई पसलियां चल रही हैं बच्चे की, तो उसमें होता क्या है, जो लोअर चेस्ट वॉल है ना, जैसे ही बच्चा सांस अंदर लेता है, ब्रीथ इन, जैसे ही बच्चा सांस अंदर लेता है, उसकी लोअर चेस्ट वॉल भी अंदर चली जाती है। ये दिख रहा है, अभी बच्चे ने सांस नहीं लिया, बच्चा जैसे ही सांस लेता है लोअर चेस्ट वॉल अंदर चली जाती है। ये दिख रहा है, बच्चे ने जैसे ही सांस ली लोअर चेस्ट वॉल अंदर चली गई। तो दैट इज चेस्ट इन ड्राइंग। समझ गए? तो अब इसके साथ में चेस्ट इन ड्राइंग में एक और चीज याद रखना कि जो सांस अंदर लेते समय नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा एफर्ट भी लगाना पड़ता है बच्चे को। तो चेस्ट इन ड्राइंग में ये दो चीज याद रखना। और चेस्ट इन ड्राइंग जो पसलियां चलना कहते हैं वो क्या होता है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेना। ठीक। तो हमने देख लिया फास्ट ब्रीथिंग क्या होता है, हमने देख लिया चेस्ट इन ड्राइंग क्या होता है। उसके बाद आता है स्ट्राइडर। अब स्ट्राइडर क्या होता है? स्ट्राइडर में ना हार्श नॉइज होती है, जब बच्चा सांस अंदर लेता है। हार्श नॉइज मतलब कर्कश आवाज आती है जब बच्चा सांस अंदर लेता है। ये क्यों होता है? क्योंकि लैरिंग्स, ट्रेकिया, इनकी नैरोइंग हो जाए, या फिर एपिग्लोटाइटिस की। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आप सांस अंदर ले रहे होते हो तो एयर जो अंदर लंग्स की तरफ जा रही होती है उसमें इंटरफेरेंस आता है। और जब वो इंटरफेरेंस आता है तो एक कर्कश आवाज, हार्श नॉइज आती है, उसको कहते हैं स्ट्राइडर। ठीक है। इस कंडीशन को कई बार क्रूप भी कहा जाता है। क्रूप में क्या होगा कि बारकी कफ होगी, ऐसे खांसेगा तो ऐसा भौंकने खांसना, बारकी कफ रहती है, ब्रेथलेसनेस रहता है बच्चे को, और इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर रहता है। अब देखो यार, स्ट्राइडर में एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, बहुत सारी चीजें ऐसी ही। जब हम साइनोसिस पढ़ेंगे तो पेरिफेरल साइनोसिस और उसके बाद सेंट्रल साइनोसिस। हम उतना मेडिसिन में नहीं जाएंगे, मेडिसिन पढ़नी है तो बढ़िया हचिंसन ले लो, हैरिसन ले लो, उसके बाद फिर आप डेविडसन पढ़ सकते हो, पीजे मेहता भी ऐसा, उनमें जाके इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे याद करने के लिए बहुत सिंपल है। स्ट्राइडर क्या होता है निमोनिया में, कि भाई हार्श नॉइज आती है जब बच्चा सांस अंदर लेता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ट्रेकिया, लैरिंग्स, इनकी इनकी नैरोइंग हो जाती है, इंटरफेरेंस देखने को मिलता है हमको जब सांस अंदर जाती है, और इस इंटरफेरेंस की वजह से हार्श नॉइज आती है। ठीक। क्रूप क्या होता है? बार्की कफ, ब्रेथलेसनेस और इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर हमको मिलेगा। ठीक, दैट इज स्ट्राइडर। हार्श नॉइज सांस अंदर लेते समय। वीजिंग भी मिलती है हमको। वीज क्या होता है? विस्लिंग नॉइज आती है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, हम नहीं, सॉरी, बच्चा जो बीमार है, जब बच्चा जो बीमार है वो सांस बाहर छोड़ रहा है, ब्रीदिंग आउट कर रहा है, तब एक सीटी टाइप की आवाज आएगी, विस्लिंग नॉइज आएगी, उसको कहते हैं वीजिंग। ये क्यों हो रहा है? ये भी वही हो रहा है कि एयर पैसेज जो है लंग्स के अंदर, उसमें कहीं नैरोइंग हो गई है, और उस वजह से ये विस्लिंग साउंड आता है। और इसमें एक और चीज याद रखना कि सांस बाहर छोड़ते समय, ब्रीद आउट करते समय, बच्चा नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा समय लगाएगा सांस बाहर छोड़ने में, और उसको एफर्ट भी लगेंगे सांस बाहर छोड़ने में। ठीक है। तो वीजिंग में ये दो चीजें याद रखना। अब कई बार ना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कई बार आप बोल देते हो स्ट्राइडर में, आप स्ट्राइडर में बोल देते हो कि भाई स्ट्राइडर में आपको बोल देते हो कि ब्रीद आउट करते समय आवाज आती है, और आप वीजिंग में बोल देते हो ब्रीद इन करते समय सीटी बजती है। नहीं भैया, याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। पहली चीज तो वीजिंग है क्या? वीजिंग जो है वो विस्लिंग साउंड है। अब भैया हमको नहीं पता कि आप कितने टैलेंटेड हो, लेकिन मैं मुझसे तो सांस बाहर छोड़ते समय ऐसा सीटी विस्लिंग जो है सांस बाहर छोड़ते समय आती है, मतलब मुझसे नहीं बनती सांस अंदर छोड़ते समय विस्लिंग। तो सीटी तो भैया बाहर जब सांस छोड़ोगे तो आराम से सीटी बजा सकते हो। तो वीजिंग में ब्रीदिंग आउट करते समय आपको विसल कब बजाते हो? ब्रीदिंग आउट करते समय वीजिंग। ऐसे स्ट्राइडर को याद करने का तरीका देखो, कितना बड़ा आई आ रहा है इसमें स्ट्राइडर में, तो ब्रीदिंग इन करते समय स्ट्राइडर। ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हो। हम इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ निमोनिया में स्ट्राइडर पे रुके हुए हैं। तो ब्रीदिंग इन करते समय हार्श नोज आएगी स्ट्राइडर, और ब्रीदिंग आउट करते समय विस्लिंग साउंड आएगा, विजिंग। समझ गए? तो ब्रीदिंग आउट विजिंग, ब्रीदिंग इन स्ट्राइडर।
तो ये हमने देख लिया। उसके बाद साइनोसिस, तो इट्स अ साइन ऑफ हाइपोक्सिया कि आप भैया बच्चे निमोनिया हो गया, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, सांस लेने में भी तकलीफ है, हाइपोक्सिया तो हो गई। ड्राउजीनेस भी देखने मिलती है कि बच्चा एबनॉर्मली स्लीपी है, ज्यादा तो सोते ही रहेगा, सोते ही रहेगा, उठाओगे तो इतनी आसानी से उठेगा भी नहीं। तो ड्राउजीनेस बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जो आपको ध्यान देना है निमोनिया में। ठीक। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स तो हो गए जो हमने देख लिए। उसके बाद आपको डेंजर साइंस याद रखने हैं भैया। डेंजर साइंस क्या होते हैं निमोनिया के? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो है, बच्चा कुछ भी पी नहीं पाएगा, कुछ भी खा नहीं पाएगा, इनएबिलिटी टू फीड और इनएबिलिटी टू ड्रिंक, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये डेंजर साइंस में आएगा। और उसके बाद परसिस्टेंट वॉमिटिंग भी होती रहेगी, उल्टियां भी होती रहेंगी उसको। उसके बाद उसको कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं, बच्चा लेथार्जिक या अनकॉन्शियस भी हो सकता है। इनफैक्ट एकदम काम चाइल्ड है उसमें ही स्ट्राइडर आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है। और सिवियर माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे डेंजर साइंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक, क्योंकि हम जब निमोनिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमको बताया गया है कि निमोनिया कब कहते हैं, सिवियर निमोनिया कब कहते हैं। तो सिवियर निमोनिया में एक्चुअली डेंजर साइंस अगर मिल रहे हैं तब उसको सिवियर निमोनिया कहेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आगे डायग्नोसिस में। तो डेंजर साइंस याद रखने हैं। उसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक साइंस भी है कि भाई फीड कर रहा है लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा है, पुअरली फीडिंग। उसके अलावा फीवर भी मिल सकता है बच्चों में, लो बॉडी टेम्परेचर भी मिल सकता है बच्चों में। तो ये भी कुछ साइंस हैं जो आपको याद रखने, ये भी मिल सकते हैं। क्योंकि यार जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ना स्पेसिफिक आपको साइंस नहीं मिलते हैं। भाई स्पेसिफिकली स्ट्राइडर मिल रहा है, wheezing में, चेस्ट चेस्ट ड्राइंग, मतलब कई बार तो देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं कमजोर भी होते हैं, तो कई बार ना आपको अलग से उसमें नहीं, आपको वैसे ही कई बार देखने को मिल जाता है इन ड्राइंग वगैरह। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कई बार नॉन स्पेसिफिक साइंस में भी आपको ध्यान देना पड़ता है, खासकर 2 महीने से छोटे उम्र के बच्चों में कई बार वैसे भी दिख जाता है कि भाई वीक है बच्चा और बहुत कमजोर है, तो उसमें वैसे ही इन ड्राइंग देखने को मिल जाएगी कई बार। तो वो निमोनिया है कि नहीं है, तो नॉन स्पेसिफिक साइंस पे भी ध्यान देना है आपको, खासकर 2 महीने से कम उम्र के बच्चों में। ठीक। तो ये हमने कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखे जो कि आपको पता होना चाहिए। खासकर यहाँ पे फास्ट ब्रीदिंग किसको कहते हैं, चेस्ट ड्राइंग क्या होती है, स्ट्राइडर क्या होता है, वीज क्या होता है, उसके अलावा डेंजर साइंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना वाइब के हिसाब से। ठीक। तो हमने क्लिनिकल फीचर्स भी देख लिए। अब आता है डायग्नोसिस। तो भाई डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अब बात फिर वही आ गई कि भैया डायग्नोसिस करना है अगर आपको, तो डायग्नोसिस अब आप बोलोगे कि सर कल्चर करेंगे हम इसका, हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। हाँ भाई, सब कर सकते हो आप। किस किस का करोगे? एजेंट फैक्टर ही इतने सारे हैं कि सबका करते रहो, है ना। तो हम अगर देखो, हम एआरआई तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें हम मुख्यतः निमोनिया देख रहे हैं, तो हम निमोनिया के डायग्नोसिस पे ध्यान दें, और उसमें भी बहुत सारे हैं आप देखोगे तो हम ना मुख्यतः जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस पे ध्यान देंगे यहाँ पे। आपकी श्रद्धा पे निर्भर है, आप चाहो तो बाकी चीजें भी अपने नोट्स में डाल सकते हो, बहुत सारे एजेंट फैक्टर हैं यार। तो हम WHO का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके तहत क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे करते हैं वो बस हम देख लेंगे कि क्लिनिकली कौन सी चीज मिलेगी, तब हम कहेंगे निमोनिया या सिवियर निमोनिया, वो हम देखेंगे। तो डायग्नोसिस में हम मुख्यतः जो है ना क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे उसका। ठीक। तो अब फॉर एग्जांपल ये बच्चा है आपके पास, ठीक। तो आपको बोल दिया कि भाई 8 महीने का बच्चा है, वो आपके पास डिपार्टमेंट में आया है, 2 दिन की हिस्ट्री दे रहा है वो फीवर और कफ की, उसमें फास्ट ब्रीदिंग देखने को मिल रही है हमको। ठीक है। तो आप जांचो कि पहले तो कितनी सांसें ले रहा है वो 1 मिनट में, 8 महीने का बच्चा है। फिर उसकी माँ बताती है कि भाई जब वो सांस अंदर लेता है तो एक कर्कश सी आवाज आती है, सांस बाहर छोड़ता है तो सीटी टाइप की आवाज आती है। उसके अलावा आप देखोगे तो वो हमेशा ब्रेथलेस, इरिटेबल है और ज्यादातर ड्राउजी रहता है, नींद नींद में रहता है। उस ये भी बताया गया हमको कि उसको एक अभी इस दिन 2 बार कन्वर्जन्स भी देखने को मिले थे। और माँ ने बताया कि भाई कुछ भी ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर रहा है बच्चा और बहुत ही मुश्किल से रिस्पॉन्स कर रहा है।
जब आपने हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि एक ही घर में 6 लोग रहते हैं और छोटे से अर्बन स्लम में रहते हैं, ओवर क्राउडेड है घर और पुअरली वेंटिलेटेड भी घर है, क्योंकि सिंगल रूम में 6 लोग रह रहे हैं तो परेशानी हो। और फिर आपने किचन के बारे में पूछा तो बोले लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो ट्रेडिशनल स्मोकिंग चूल्हा है। तो आपने ये बहुत सारी चीजें देखी। देखो, आपने एनवायरमेंटल फैक्टर में ओवर क्राउडिंग, वेंटिलेटेड, पुअरली वेंटिलेटेड, ट्रेडिशनल स्मोकिंग चूल्हा, अर्बन स्लम आपने देख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने कितने सारे साइन एंड सिम्टम्स देख लिए। तो आपने ये देखा कि यार देखो, इसमें फास्ट ब्रीथिंग तो है, विस्लिंग और चेस्ट इन ड्राइंग भी आपको मिल रहा है, सॉरी विस्लिंग और स्ट्राइडर भी आपको मिल रहा है, और बच्चा कन्वर्ज ड्राउजी भी है, लेकिन कन्वर्जन्स मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, और बैरली रिस्पॉन्सिव है, कन्वर्जन्स आपको इसमें मिल गए, मतलब आपने क्या बोल दिया कि भैया देखो ये तो डेंजर साइंस मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये किस में आएगा? अब निमोनिया है, सिवियर निमोनिया है, उसके लिए ना आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि किस में आएगा। पहले याद है, नो निमोनिया होता था, फिर निमोनिया होता था, फिर सिवियर निमोनिया, वेरी सिवियर निमोनिया। अब वैसा नहीं है, तो हम वही है कि डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो डायग्नोसिस में मेन तो ये वाला है, देखो WHO का क्लासिफिकेशन, मेन तो WHO का ही क्लासिफिकेशन है, इस पे आपको मुख्यतः ध्यान देना है। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेटिंग, मतलब मैं और भी किताबें पढ़ रहा था तो उसमें मेरे को ये भी दो दिख गए, इसलिए इसको भी अपन ने डाल लिया, तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक, तो मेन तो WHO का क्लासिफिकेशन है, वो देख लेते हैं। तो WHO के क्लासिफिकेशन के हिसाब से ना बस दो ही चीजें हैं, निमोनिया और सिवियर निमोनिया, खत्म बात। ठीक है, देखो अब ना ये किताबों में अलग अलग है। जब मैं MBBS कर रहा था तब अलग था, जब मैं MD कर रहा था तब अलग था, अब जब प्रोफेसर हो गए हैं तब अलग है। तो अलग अलग ये ना WHO की क्लासिफिकेशन निमोनिया का तो समय समय में बदलते ही रहा, मतलब कभी इसमें नो निमोनिया भी रहता था, उसके बाद निमोनिया रहता था, फिर सिवियर निमोनिया रहता था, कभी इसमें वेरी सिवियर निमोनिया भी आ गया, कभी इसमें निमोनिया हटा, नो निमोनिया हटा दिया, अब इसमें वेरी सिवियर निमोनिया हटा दिया। तो भाई ये जो WHO, ये जो क्लासिफिकेशन है ना निमोनिया का, ये एक तरह से वक्त की तरह है, ये भी बदलते ही रहता है। अच्छा वक्त भी बदलता है, बुरा वक्त भी वक्त की तरह है, निमोनिया भी हो गया, बदलता ही रहता है। तो भाई साहब, अगर आप पुरानी किताबें इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया नहीं किया करिए, कम्युनिटी मेडिसिन या PSM में डेटा चेंज होता रहता है। अभी जो डेटा है, अभी जब मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तब लेटेस्ट डेटा के हिसाब से सिर्फ दो ही क्लासेस हैं, निमोनिया और सिवियर निमोनिया, खत्म। WHO क्लासिफिकेशन में सिर्फ दो चीजें बोलते हैं, निमोनिया और सिवियर निमोनिया। क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नो निमोनिया वगैरह नाम की चीज हटा दी गई है, पुरानी किताबों में आपको मिलेगा, यहाँ पे बस दो ही चीज है, निमोनिया और सिवियर निमोनिया, खत्म। उसके अलावा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग कि भाई साइट पे तो लोबार निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया, डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग कहाँ पे हुआ है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, इस पे बेस्ड होता है। तो एक एक करके मेन तो WHO क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम। तो WHO ने जो कहा है, उसने कहा है सिर्फ दो ही कैटेगरी है, एक है निमोनिया और एक है सिवियर निमोनिया, जिसको वेरी सिवियर डिजीज भी बोलते हैं कई बार। तो निमोनिया और सिवियर निमोनिया, निमोनिया में कौन आएगा? देखो हमने क्लिनिकल फीचर्स वगैरह बहुत सारे देख लिए। तो निमोनिया में क्या है, अगर फास्ट ब्रीथिंग मिल रही है या फिर अगर चेस्ट इन ड्राइंग मिल रही है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिल रही है, तब आप बोल दो निमोनिया है। इनफैक्ट ये दोनों ही मिल रहे हैं तो भी आप बोल दो कि निमोनिया है, खत्म बात। ठीक, तो निमोनिया कब बोलेंगे? अगर फास्ट ब्रीदिंग मिल रही है या चेस्ट इन ड्राइंग मिल रही है, या इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिल जाए ना, निमोनिया बोल दो। दोनों मिल जाए तो और अच्छा है, तब भी निमोनिया बोल दो, खत्म बात। ठीक, तो दैट इज निमोनिया। इस पे करना क्या है हमको? होम थेरेपी दे सकते हैं हम, ओरल अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं इसमें, ये हम ट्रीटमेंट में अभी देखेंगे। सिवियर निमोनिया या वेरी सिवियर डिजीज कब कहेंगे? जब हमको डेंजर साइंस मिलने लगे। ठीक है, डेंजर साइंस क्या थे, यहाँ हमने देखे थे ना डेंजर साइंस, कि भाई कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, कन्वर्जन्स देखने को मिल रहे हैं, अनकॉन्शियस है बच्चा, लेथार्जिक है, स्ट्राइडर, काम चाइल्ड में भी मिल रहा है, सिवियरली मालनरिश्ड है। तो ये जब डेंजर साइंस हमको देखने को मिले ना, समझ जाओ कि भैया सिवियर निमोनिया है, खत्म।
डेंजर साइंस में से कुछ भी मिल जाए आपको, आप सिवियर निमोनिया में डाल दो, और वरना फिर आपका निमोनिया कब कहेंगे, फास्ट ब्रीथिंग या चेस्ट ड्राइंग में से कुछ भी मिल जाए आपको निमोनिया में डाल दो। अब अगर सिवियर निमोनिया है तो उसको आपको हायर सेंटर्स में रिफर करना है, क्योंकि आपको इंजेक्टेबल थेरेपी भी उसको देनी है। ठीक। तो डब्ल्यूएचओ के क्लासिफिकेशंस के हिसाब से समझ गए कि भाई दो ही चीजें हैं, निमोनिया है और सिवियर निमोनिया है, खत्म बात। ठीक, सिर्फ दो ही चीजें हैं, निमोनिया और सिवियर निमोनिया। समझ गए। निमोनिया कब है, जब फास्ट ब्रीदिंग या चेस्ट ड्राइंग दोनों में से कोई भी एक मिल जाए या दोनों ही मिल जाए, तब आप कहोगे कि भाई निमोनिया है। और अगर आपको डेंजर साइंस देखने को मिल जाए तो आप कहोगे कि भैया सिवियर निमोनिया है, खत्म बात। समझ गए। तो हमारे पास जो ये केस था, उसमें आप बोल रहे थे कि फास्ट ब्रीदिंग तो मिल रही है, मगर भाई बाकी चीजें छोड़ो, आपको कन्वर्जन मिल गया ना। कन्वर्जन मिल गया यानी कि डेंजर साइन है, और डेंजर साइन मिल गया यानी कि ये सिवियर निमोनिया है, खत्म हो गई बात। तो सिवियर निमोनिया के जैसे इसको ट्रीट करना है। ठीक है। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये मेन क्लासिफिकेशन है, इसके हिसाब से आपको क्लिनिकली डायग्नोस करना है। हालांकि दूसरा क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। लोबार निमोनिया क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द लोब, कि भाई कौन से पार्ट को या एक को या सभी पार्ट को लोब के इन्वॉल्व किया है। ब्रोंको निमोनिया क्या होता है, जब कंसोलिडेशन स्कैटर्ड होता है अलग अलग लॉब्यूल्स में। और इंटरस्टिशियल निमोनिया कब कहेंगे, इंटरस्टिशियल निमोनिया भाई एल्वियोलाई के बीच में इंटरस्टिशियल टिश्यू में मेनली इफेक्ट हो जाए, तब इन्फ्लेमेशन देखने मिले, तब आप कहोगे इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो वही साइट पे डिपेंड करता है, लोबार, ब्रोंको, इंटरस्टिशियल। ऐसे ही अगर डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग बोला जाए, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, कि हॉस्पिटल में हुआ है कि कम्युनिटी से पेशेंट को इन्फेक्शन मिला है। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो सकता है, हीमोइन्फ्लुएंजा टाइप भी हो सकता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया हो सकता है, कई बार ऐसे लेजियोनेला निमोनिया भी हो सकता है। उसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, स्टेफोरियस भी हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी हो सकते हैं, एनारोब्स भी हो सकते हैं, फंगाई बहुत सारे हैं। ठीक है। तो ये बस क्लासिफिकेशन के नाम आपको पता होने चाहिए। मेन जो क्लासिफिकेशन है डायग्नोसिस के लिए, मेन जो है वो आपको डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन, और इस वक्त जब वीडियो डाल रहा हूँ उस वक्त क्लासिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ दो कैटेगरीज है, निमोनिया और सिवियर निमोनिया। निमोनिया है फास्ट ब्रीथिंग या चेस्ट ड्राइंग में से कुछ भी मिल जाए, या इनफैक्ट दोनों मिल जाए, तब भी सिर्फ निमोनिया ही कहेंगे। सिवियर निमोनिया कब कहेंगे, जब डेंजर साइन मिल रहा है, तब हम सिवियर निमोनिया कहेंगे। समझ गए। तो ये हो गया आपका डायग्नोसिस। वहां वाला हमने जो केस मिला था उसमें हमने डायग्नोस कर लिया कि भैया सिवियर निमोनिया है। तो ट्रीट कैसे करेंगे इसको, तो ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। अब ना, ट्रीटमेंट अगर हमको करना है बच्चे का, तो पहली चीज तो हम उसको दो भागों में विभाजित, मतलब बच्चे को विभाजित नहीं करना भैया, खूनी आत्मा नहीं लाओ के अंदर। उम्र के हिसाब से हम ट्रीटमेंट में, तो पहली चीज तो हम देखेंगे कि भाई 2 महीने से 5 साल की उम्र का बच्चा, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और अगर 2 महीने से कम उम्र का बच्चा है, 2 महीने से कम उम्र का हमने क्या कहा था, यंग इन्फेंट है अगर, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे अलग अलग। ठीक। तो 2 महीने से 5 साल के बीच वाले में तो हमने डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास दो ही हैं, एक निमोनिया और दूसरा सिवियर निमोनिया। और 2 महीने से कम यंग इन्फेंट है, तो भैया देखो, पहली बात समझ जाओ, याद करने का तरीका होता है, यंग इन्फेंट है, 2 महीने से कम है। अब इसमें काय का सिवियर निमोनिया, काय के डेंजर्स है भैया, कुछ भी इसमें मिल रहा है ना, 2 महीने से कम उम्र का बच्चा है, इसमें तुम सिवियर निमोनिया निमोनिया मत खेलना। निमोनिया है, खत्म बात, इसको तो ट्रीटमेंट देना ही है, निमोनिया तक को खतरनाक मानो इसमें तो। ये नहीं कि सिवियर निमोनिया खतरनाक है उसमें हम इंजेक्टेबल देंगे, निमोनिया उतना खतरनाक नहीं है उसमें हम, और नहीं भैया, छोटा सा बच्चा है, यंग इन्फेंट, 2 महीने से कम उम्र का है, निमोनिया ही काफी है इसमें तो। नॉन स्पेसिफिक साइंस में लेंगे तब भी उसको अच्छा खासा इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट देना है। तो भैया उसमें हम अभी ट्रीटमेंट में देखेंगे कि जो सिवियर निमोनिया में दवाइयां वगैरह दे रहे थे, वो हम क्यों निमोनिया में, यंग इन्फेंट में दे रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे बहुत छोटी उम्र है, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, खतरनाक है। तो हम यहाँ पे यंग इन्फेंट्स में निमोनिया। ठीक। अब उसमें भी ये एक चीज याद रखना कि हाँ, क्लासिफिकेशन तो आपको बोलता है कि निमोनिया और सिवियर निमोनिया, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कि डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन तो निमोनिया और सिवियर निमोनिया ही बोलता है। मगर अगर आपके पास कोई ऐसा कफ एंड कोल्ड वाला पेशेंट आ गया, सर्दी खांसी हो रही है उसको, सर्दी खांसी बुखार, तो आप क्या बोलो भाई, बस सर्दी खांसी है उसको, आप कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा, तो क्या घर भेज दोगे
क्या बोलोगे कि नहीं भैया हम आपको ट्रीट नहीं करेंगे। हम जो WHO वाले बाबूजी हैं ना, उनने बोला है कि सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन है, निमोनिया और सिवियर निमोनिया, हमको उन्हीं को देखना है, नो निमोनिया नो नो नो। ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना भैया, हमने हिप्पोक्रेटिक ओथ क्यों ली है? बीइंग अ डॉक्टर हमने हिप्पोक्रेटिक ओथ ली है कि सबको ठीक से करना है, तो नो निमोनिया का भी ट्रीटमेंट के तौर पे क्या करेंगे वो भी हम देख तो लेना, है ना। ऐसा ना हो ना कि कल जाके अस्पताल में बैठो तो बोलो कि सर वो अर्पित सर ने जो पढ़ाया था उसमें निमोनिया सिवियर निमोनिया पढ़ाया, नो निमोनिया का तो कुछ होता ही नहीं है, बाबूजी आप जाओ। तो ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। ट्रीट तो हम सबको करेंगे, तो इनको भी हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक। अब इसमें भी देखो, निमोनिया वाला जो है, देखो सिवियर निमोनिया तो कैसे समझेंगे भाई, डेंजर साइंस है, खत्म, सिवियर निमोनिया है उसको ट्रीट करना है। निमोनिया है उसको नॉन स्पेसिफिक साइंस जो देखे थे वो भी अगर मिल रहे हैं तो उसको एज ए निमोनिया 2 महीने से कम वाले को ट्रीट करना है, ठीक है। तो लेस देन 2 मंथ वाला जो है उसमें तो नॉन स्पेसिफिक साइंस भी मिल रहे हैं, तो हमको निमोनिया जैसा ट्रीटमेंट देना है। वहीं जो सिवियर निमोनिया है उसमें हमको डेंजर साइंस मिल रहे हैं। अब जो निमोनिया वाला है उसमें हमने क्या कहा था, या तो सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग है या फिर फास्ट ब्रीदिंग के साथ चेस्ट इनड्रॉइंग है, दोनों ही में हम निमोनिया कहेंगे। लेकिन इन दोनों के ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क है, मतलब दवाइयाँ ववाइयाँ सब सेम है, बस उम्र का थोड़ा सा अलग अलग में अलग अलग डोज ऑफ दवाइयाँ देते हैं। तो इनको हम फास्ट ब्रीदिंग ओनली में क्या देंगे ये देखेंगे, और फास्ट ब्रीदिंग एंड चेस्ट इनड्रॉइंग है तब क्या देंगे ये देखेंगे, ठीक। तो ऐसे हम इस हेडलाइन के तहत पूरा का पूरा ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कि पहले अगर नो निमोनिया का पेशेंट आया आपके 2 से 5 साल का है, तो उसमें हमारे पास नो निमोनिया कोई कुछ निमोनिया वाला नहीं है, कफ एंड कोल्ड है, तब क्या करेंगे। फिर अगर निमोनिया वाला है, यानी या तो फास्ट ब्रीथिंग है या तो फास्ट ब्रीथिंग है चेस्ट एंड दोनों है, तब क्या क्या करेंगे। फिर अगर हमारे पास डेंजर साइन वाला आया यानी कि सीवियर निमोनिया है जिसमें डेंजर साइन है, तब कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये हमारे पूरे 2 महीने से 5 साल तक का हो गया। अब 2 महीने से कम वाला यंग इन्फेंट है अगर, तो उसमें तो कोई नॉन स्पेसिफिक साइंस भी है, तब भी निमोनिया मान के क्या ट्रीट करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक। तो ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से हम पूरा का पूरा ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक। अलग अलग देखते हैं, ठीक है। पहले तो 2 महीने से 5 साल वाली उम्र में पहले नो निमोनिया वाले को देख लेते हैं। घर थोड़ी भेज देना, नहीं भैया जाओ कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा तो कुछ करेंगे ना। तो भाई नो निमोनिया वाला है, कफ एंड कोल्ड है, तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो आपको देना ही है, बाकी होम केयर पे उसका हो जाएगा, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो आपको देना है। हिप्पोक्रेटिक ओथ लिया हमने, ठीक। तो नो निमोनिया वाला है तो आपको उसको कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो, बुखार है अगर तो बुखार वाली दे दो, सर्दी खांसी हो रही है तो सर्दी खांसी के लिए दे दो, ठीक है। तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है और होम केयर सजेस्ट करना है। नो निमोनिया वाला है 2 से 5 साल का। अब वही 2 से 5 साल वाला अगर आपके पास निमोनिया वाला आ जाए, तो वही 2 से 5 साल वाला अगर आपके पास निमोनिया वाला आ जाए, तो आप देखोगे कि क्या सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग है या फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट इन ड्रॉइंग दोनों है, ठीक है। तो अगर सिर्फ अब देखो, देना दोनों में हमको ओरल अमोक्सिसिलिन ही है, देना दोनों में हमको ओरल अमोक्सिसिलिन ही है। और अमोक्सिसिलिन की एक टैबलेट जो है वो 250 मिलीग्राम वाली है, ये हमको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो देना हमको दोनों में ओरल अमोक्सिसिलिन ही है, बस। ये जो और कितना देना, अगर आप डोज से याद करना चाहो तो 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डोज के हिसाब से ट्वाइस अ डे 5 दिन तक देना है। यहाँ भी देखोगे तो वही है, 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ट्वाइस अ डे 5 दिन के हिसाब से। डोज उतनी अलग नहीं है, मगर क्योंकि उम्र अलग अलग है उसके हिसाब से डोज चेंज होगी। तो उम्र अलग अलग का जो डिवीजन है वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अगर सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग वाला है तो इसमें बस उम्र का डिवीजन 2 कैटेगरीज में करेंगे, 2 महीने से 1 साल तक का बच्चा और 1 साल से 5 साल तक का बच्चा, ठीक। वहीं अगर फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट एंड्रॉइंग दोनों है तो इसमें 3 कैटेगरीज में करेंगे। पहला तो वही है 2 महीने से 1 साल तक का बच्चा, दूसरा चेंज हो गया 1 साल से 3 साल और 3 साल से 5 साल। तो फास्ट ब्रीथिंग और चेस्ट एंड्रॉइंग अगर है तो इसमें 3 कैटेगरीज में बांटा, जबकि सिर्फ फास्ट ब्रीथिंग है तो इसमें 2 कैटेगरीज में बांटा। दवाई कितनी देंगे, तो देखो हमको पता है कि हमको ओरल अमोक्सिसिलिन देनी है, एक टैबलेट करीब 250 मिलीग्राम की है। तो सिंपल ये वाला याद कर लो, मतलब ये अगर आपको याद नहीं हो तो इससे कंफ्यूज होने से अच्छा है, सबसे अच्छा है ये नीचे वाला याद कर लो, खत्म। 2 महीने से 1 साल तक का बच्चा है तो आपको एक टैबलेट
ट्वाइस अ डे, देखो ये ट्वाइस अ डे 5 दिन तक तो सब में है, ट्वाइस अ डे आपको देनी है टैबलेट और 5 दिन तक देनी है। फर्क बस क्या है, सब में वही है, देखो ट्वाइस अ डे देनी है 5 दिन तक, ट्वाइस अ डे देनी है 5 दिन तक, नीचे वाले में भी सेम है, ट्वाइस अ डे 5 दिन तक, 5 दिन तक, 5 दिन तक। सिर्फ दवाई टैबलेट कितनी देनी है वो फर्क पड़ रहा है। देखो ये क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वजन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये वजन वाला आपको याद ना हो तो भी कोई बात नहीं, ये एज वाला बस याद कर लेना। ठीक, तो अगर 2 महीने से 1 साल तक का बच्चा है तो आपको एक टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक, और अगर 1 महीने से 5 साल तक का बच्चा है तो 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक। ठीक है, तो सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग है, क्या हमने किया याद, अगर निमोनिया में सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग है तो 2 महीने से 1 साल तक का बच्चा एक टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक, और अगर 1 महीने से 2 महीने से 1 साल तक का बच्चा है तो एक टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक, और अगर 1 साल से 5 साल तक का बच्चा है तो 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक। सिंपल। वहीं अगर फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट ड्रॉइंग दोनों है तो अगर 2 महीने से 1 साल तक का बच्चा है तो एक टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक, 1 साल से 3 साल तक का बच्चा है तो 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक, और 3 साल से 5 साल तक का बच्चा है तो 3 टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक। सिंपल। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन। सिंपल। और याद करने का तरीका बता दूं मैं इस वाली टेबल को, कि भाई 2 महीने से 5 साल तक के बच्चे में याद कैसे करेंगे। तो बहुत सारी चीजें याद करने का तरीका बता रहा हूं। पहली चीज, ठीक, पहली चीज ये कि 2 महीने से 5 साल तक के बच्चे को क्या दोगे। 2 महीने से 5 साल तक के बच्चे, ये 2 और 5 के नीचे ये जीरो लगा दो। ठीक है, तो 250 मिलीग्राम क्या दोगे, अमोक्सिसिलिन देंगे। और कैसी देंगे, तो ओरल देंगे। तो हम 250 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन देंगे, ओरली देंगे। ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल है ना। तो कैसे याद किया हमने, 2 महीने से 5 साल, तो 2 और 5, इसमें बस एक बड़ा सा जीरो लगा दो तो 250। 250 मिलीग्राम क्या देनी है हमको, अमोक्सिसिलिन देनी है हमको, अमोक्सिसिलिन दे दो। और कैसी दे दो, ओरली दे दो। तो 250 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन ओरली, खत्म। ये याद हो गया आपको, पहली चीज। तो आपने ये बता दिया। दूसरी चीज कैसे याद करेंगे, इसकी डिविजन्स किसमें कितने हैं। तो इसमें देखो सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग ही मिल रही है, मतलब इसमें सिर्फ एक चीज मिल रही है, तो एक के आगे क्या लगेगा, दो। तो दो कैटेगरी में हमने बात दी है, एक और दो कैटेगरी। ऐसे ही यहाँ पे फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट इन ड्राइंग, यहाँ पे कितनी चीजें मिल रही हैं, यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं। तो इसमें एक और बढ़ा दो, 3 कैटेगरीज में बांट देंगे, एक, दो और 3 कैटेगरीज में बांट दिया। सिंपल। अब कितनी देनी है ये तो हमको पता है, देखो ये हमको कैसे पता है, 2 महीने से 5 साल, 250, 250 मिलीग्राम देनी है, ओरली देनी है, और अमोक्सिसिलिन देनी है, ये तो हमको पता है। पर कितनी कितनी देनी है वो कैसे याद करेंगे, तो ये फास्ट ब्रीदिंग वाला, एक सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग मिल रही है एक, तो यहाँ पे दो कैटेगरी, ये दो, तो 1 और 2, तो वही चीज तो है, 1 टैबलेट और 2 टैबलेट। ऐसे ही यहाँ पे 1, 2, 3 कैटेगरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं तो 3 कैटेगरीज में बांटा, 1, 2, 3। तो 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे, 3 टैबलेट ट्वाइस अ डे। सिंपल। और 3 से 5 साल के बीच का तो उसके पहले 3 साल से 1 साल के बीच का, तो उसके पहले 1 साल से 2 महीने। सिंपल। और यहाँ पे बात करोगे तो दो ही में विभाजित किया है, तो 2 महीने से 1 साल और 1 साल से 5 साल। तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, तो फिर से बता दूं कि हम ये याद कैसे करेंगे कि 2 महीने से 5 साल के बीच के बच्चे में जो निमोनिया है उसमें क्या देंगे, कितना देंगे, कैसे देंगे। तो 2 आया और 5 आया,
2 और 5 के बीच में बड़ा सा शून्य लगा दिया, तो ये क्या हो गया, 250 मिलीग्राम देंगे। ओ से क्या होगा, ओरली देंगे, और क्या देंगे, तो ए ए एम ओ, ये ओ आ गया, और एक्स अमोक्सिसिलिन देंगे, ओरली देंगे, और 2 से 50 मिलीग्राम देंगे। ये याद हो गया। बस अब अगर फास्ट ब्रीदिंग है निमोनिया में, अगर सिर्फ एक ही दो चीज हो सकती है, या तो सिर्फ फास्ट ब्रीदिंग, बाकी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन फास्ट ब्रीदिंग है या फास्ट ब्रीदिंग एंड चेस्ट ड्राइंग है। तो फास्ट ब्रीदिंग ओनली है तो एक है, एक ही चीज वाला है तो दो भागों में विभाजित करो। 2 महीने से, पहला है 2 महीने से 1 साल, और दूसरा है 1 साल से 5 साल। तो एक पहला जो है उसमें 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, और दूसरा जो है उसमें 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक। ऐसे ही फास्ट ब्रीदिंग मिल रहा है, चेस्ट एंड ड्राइंग मिल रहा है, दो चीजें मिल रही हैं, तो 3 कैटेगरीज में बांटो। पहली कैटेगरी हो जाएगी 2 महीने से 1 साल, दूसरी कैटेगरी हो जाएगी 1 साल से 3 साल, तीसरी कैटेगरी हो जाएगी 3 साल से 5 साल। तो पहली कैटेगरी में 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक, दूसरी कैटेगरी में 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक, और तीसरी कैटेगरी में 3 टैबलेट ट्वाइस अ डे 5 दिन तक। सिंपल। और एक टैबलेट कितनी है तो हमको पता है, 2 महीने से 5 साल तो 250 मिलीग्राम। ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हो इस पूरी टेबल को कि निमोनिया में 2 महीने से 5 साल के बीच में कैसा ट्रीटमेंट देंगे। ठीक। तो ये हमने देख लिया। अब 2 महीने से 5 साल में निमोनिया तो हमने देख लिया कि भाई निमोनिया कब कहेंगे, ये डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन बोल रहा था कि या तो सिर्फ फास्ट ब्रीथिंग है, या तो फास्ट ब्रीथिंग और चेस्ट ड्राइंग दोनों है। मगर सिवियर निमोनिया में क्या करोगे, सिवियर निमोनिया में क्या देखने मिलेगा हमको, तो सिवियर निमोनिया में हमको डेंजर साइन देखने मिलेगा। तो डेंजर साइन वाले में हम क्या करेंगे, भाई सिवियर निमोनिया है, सिवियर निमोनिया है, हमको डेंजर साइंस मिल रहे हैं। तो ना यहाँ तो भैया ओरल पोरल से नहीं, अब तो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होगा दवाइयों का। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें अगर हम, तो हमारे पास एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन ये दोनों ही देंगे। ठीक है। अब अगर एम्पिसिलिन काम नहीं कर रही तब आप पेनिसिलिन पे जा सकते हो, बेंजल पेनिसिलिन पे ना, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन ये तो याद रखना सिवियर निमोनिया में। एम्पिसिलिन कितनी देंगे, तो करीब 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और अगर वो काम नहीं कर रही है तो बेंजिल पेनिसिलिन जो है वो 50,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दोगे। या पेरेंटल देना है, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हो, इंट्रावेनस भी दे सकते हो, हर 6 घंटे में 5 दिन तक आपको देना है। ठीक, एम्पिसिलिन। जेंटामाइसिन की बात करें तो करीब 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देना है आपको, वही इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस जो भी देना है, आप वंस अ डे आपको देना है 5 दिन तक। ठीक। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डेंजर साइंस है भैया, डेंजर साइंस आपको मिल रहे हैं अगर बच्चे में, तो सीधा बोलो सिवियर निमोनिया है। सिवियर निमोनिया है तो ओरल से नहीं, या तो इंट्रामस्कुलर या तो आईवी देंगे। कौन सी देंगे, तो भैया एमॉक्स नहीं देंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम देंगे एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन। एम्पिसिलिन कितनी देंगे, 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, अगर वो काम नहीं कर रही है तो बेंजिल पेनिसिलिन फिर वही 50,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस हर 6 घंटे में 5 दिन तक। ठीक। वहीं जेंटामाइसिन है अगर, तो 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, वो इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस आप वंस अ डे दोगे, और 5 दिन तक आप दोगे। ठीक। ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर ये काम नहीं करता है तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे आप सेफ्ट्राक्सोन भी दे सकते हो। पर मुख्यतः आपको सेफ्ट्राक्सोन पे जाने से पहले आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ध्यान देना है, दैट इज आपको एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन। और अगर एम्पिसिलिन काम नहीं कर रहा है तो आपको बेंजिल पेनिसिलिन देखना है। ठीक। तो ये समझ गए, ये आपका पूरा का पूरा सीवियर निमोनिया वाला हो गया कि भाई सीवियर निमोनिया में हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट देंगे। ठीक। यहाँ पे ओरल वाला नहीं है भैया, यहाँ पे पेरेंटल वाला है, क्योंकि डेंजर साइंस वगैरह सब कुछ आ गए हैं, अब तो जल्दी जल्दी सब करना है। ठीक। तो ये हमने पूरा देख लिया कि भाई 2 महीने से 5 साल की उम्र है तो निमोनिया नहीं है तब क्या करेंगे, अगर निमोनिया है तो उसमें फास्ट ब्रीदिंग बस है तब क्या करेंगे, फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट ड्राइंग है तब क्या करेंगे। फिर हमने देख लिया सिवियर निमोनिया दैट इज डेंजर साइंस है तब क्या करेंगे। तो ये हमने पूरा का पूरा 2 महीने से 5 साल की उम्र के ट्रीटमेंट का पूरा पार्ट देख लिया। अब हम यंग इन्फेंट दैट इज लेस देन 2 महीने है तब क्या करेंगे। अब भाई साहब ये जो लेस देन 2 महीने है ना,
ये वैसे ही यंग इन्फेंट है, कमजोर हैं। यहाँ आपको सिवियर, वेरी सिवियर नहीं, चेस्ट, बॉडी बॉडी साइन, नो नॉन स्पेसिफिक साइंस है, वहां भी निमोनिया खत्म, आपको उसमें ट्रीटमेंट देना ही है। और कौन सा ट्रीटमेंट है वो ध्यान रखना। ये देखो, एम्पिसिलिन दे रहे हैं, जेंटामाइसिन दे रहे हैं, मतलब देख रहे हो कितना सीरियस कंडीशन है। ये देखो, हमने सिवियर निमोनिया में जो ट्रीटमेंट दिया था, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, देखो वही हम यहाँ पे दे रहे हैं, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन। क्यों? क्योंकि यंग इन्फेंट है भाई, 2 महीने से भी कम उम्र का बच्चा है। तो यहाँ तो हमको बहुत सीरियस होना है, जैसे कि हम सिवियर निमोनिया में बहुत सीरियस हुए थे, और बस वैसे ही हमको यहाँ पे भी देना है एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन। अगर एम्पिसिलिन काम नहीं कर रही तो पेंसिलिन, वही जो वहां किया था सिवियर निमोनिया में। कितना? फिर वही इंट्रामस्कुलरली एज के हिसाब से देना है हमको। अगर 7 दिन से कम है तो हमको हर 6 घंटे में देना है इंट्रामस्कुलरली, और अगर 7 दिन से 2 महीने के बीच का है तो हमको हर 8 घंटे में देना है। ठीक, कितना देना है? फिर वही, एम्पिसिलिन है तो वही 50 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से, बेंजिल पेनिसिलिन है तो फिर वही 50,000 हो गया। जेंटामाइसिन 7.5 तो वहां पे, वहां तो बड़ा था ना, 2 महीने से 5 साल तक का। यहाँ तो 2 महीने से कम का है तो 2.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से हमको इसको देना है। समझ गए? तो ये हो गया आपका ट्रीटमेंट जो आपको ध्यान देना है। तो ये हमने पूरा ट्रीटमेंट पढ़ लिया 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों में। तो 5 साल से छोटी उम्र में हमने 2 महीने से 5 साल वाले भी देख लिए और 2 महीने से कम वाले भी देख लिए। ठीक, इसके अलावा एक और चीज है जहां पे हमको ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है। वो पता क्या है? कि अगर कोई बच्चा 5 साल से कम उम्र का बच्चा जो कि HIV इन्फेक्टेड है या HIV से एक्सपोज हो गया है, कोई भी इन्फेंट या 5 साल से कम उम्र का बच्चा, अब उसमें कुछ भी, भले ही उसमें चेस्ट एंड्रॉइंग है, सिवियर निमोनिया है, तो अब क्या करना है आपको? तो देखो, अगर HIV इन्फेक्टेड है या HIV एक्सपोज्ड है कोई इन्फेंट या 5 साल से कम उम्र का बच्चा, और उसको चेस्ट एंड्रॉइंग निमोनिया देखने मिल रहा है या सिवियर निमोनिया उसमें देखने मिल रहा है, तो उसको ना, जो हमने वहां सिवियर निमोनिया में किया था ना, बस वैसे ही रख दो, खत्म बात। कि भाई एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देना है। ठीक है? तो देखो, अगर सिवियर निमोनिया है तब तो ठीक है, सिवियर निमोनिया में तो हमने वहां भी एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन दिया ही था। मगर आप देख रहे हो, सिर्फ चेस्ट एंड्रॉइंग निमोनिया भी अगर है, मगर वो बच्चा HIV एक्सपोज्ड या HIV इन्फेक्टेड है, तब हमको क्या करना है? उसको एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन दे देना है, खत्म। याद है? अगर ये HIV इन्फेक्टेड नहीं होता ये बच्चा, या HIV से एक्सपोज नहीं होता, तो चेस्ट एंड्रॉइंग वाले में ओरल हम ओरल अमोक्सिसिलिन दे रहे थे, याद है? 250 मिलीग्राम ओरली। मगर यहाँ पे नहीं भैया, यहाँ पे ये HIV इन्फेक्टेड या HIV से एक्सपोज्ड है, वैसे ही इम्यूनिटी बहुत खराब है, तो हमको इसको सीरियस कंडीशन मान के चलना है, हमको इसको सीवियर निमोनिया जैसा रखना है, और इसीलिए हमने इसको एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन दिया है। वही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर वो नहीं काम करे तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे वहां भी जो हमने किया था सेफ्ट्राक्सोन देना है। मगर ये सब तो ठीक है, यहाँ पे जो अंडर 5 वाला है ना, इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये अंडर 5 में 2 महीने से 1 साल के बीच का है, समझ गए? अगर ये अंडर 5 में भी और छोटा है, 2 महीने से 1 साल के बीच का अगर ये बच्चा है ना, तो इस ट्रीटमेंट के अलावा एडिशनली आपको कोट्राइमोक्साजोल भी देनी है एज एन एम्पिरिक ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि इसको नीमोसिस्टिस जिरोसाई का इन्फेक्शन हो सकता है, और इसीलिए आपको उसमें कोट्राइमोक्साजोल भी आपको एज अ एम्पिरिक एडिशनल ट्रीटमेंट आपको देना है। वही मतलब एम्पिरिक मतलब अपने अनुभवों से सीखते हुए आप पहले ही दे दो कि भैया नीमोसिस्टिस जिरोसाई करा सकता है, तो 2 महीने से 1 साल का बच्चा है, तो ऊपर वाले ट्रीटमेंट के साथ साथ एडिशनली आप इसको कोट्राइमोक्साजोल भी दे दो। समझ गए? तो HIV इन्फेक्टेड में थोड़ा सा ध्यान देना कि HIV इन्फेक्टेड अगर है या HIV एक्सपोज्ड है 5 साल से छोटा बच्चा, तो भले ही चेस्ट ड्रॉइंग है, उसमें भी आप उसको सिवियर वाला ट्रीटमेंट दे दो, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन।
साथ में ध्यान रखना कि HIV इन्फेक्टेड या HIV एक्सपोज्ड है और 1 साल से छोटा है, मतलब 1 साल से 2 महीने के बीच का है, तो उसको कोट्राइमोक्साजोल भी दे दो एज एन एडिशनल ट्रीटमेंट निमोसिस्टिस जिरोवासाई के बचाव के लिए। समझ गए? तो ये आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट वाला पार्ट हो गया। अब अगला आता है प्रिवेंशन, कि भाई आप प्रिवेंशन कैसे करोगे। तो प्रिवेंशन करने के लिए जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे उनको बचा लो, कि भाई खासकर एनवायरमेंटल फैक्टर पढ़े थे ना, कि हम लिविंग कंडीशन उनकी इंप्रूव कर दो, ओवर क्राउडिंग और पुअर वेंटिलेशन ये सब कुछ ठीक कर दो। माल नरिशमेंट पढ़ा था हमने, तो माल नरिशमेंट रहने दो, बेहतर न्यूट्रिशन दो। उसके अलावा हाउसिंग में वही इंडोर स्मोक पॉल्यूशन वगैरह ठीक कर दो। उसके अलावा एनसीएच केयर बेहतर दो। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है आईईसी एक्टिविटीज। आईसी एक्टिविटीज या आईसी हमने पढ़ा था, हमने कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन वाले चैप्टर में ये सब पढ़ा है, आईसी एक्टिविटीज वगैरह। तो उसके तहत ना हम वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को हर साल वर्ल्ड निमोनिया डे मनाते हैं। उसके तहत हम ना अवेयरनेस वगैरह फैलाते हैं, और वर्ल्ड निमोनिया डे हम 12 नवंबर को मनाते हैं और पूरा कैंपेन चलाते हैं। उसके तहत हम निमोनिया से बचाव के अलग अलग तरीके सबको सिखाते हैं थ्रू आईसी कैंपेन वगैरह। तो ये सारी चीजें हम करते हैं 12 नवंबर को। तो ये जरूर याद रखना कि भैया 12 नवंबर को हम वर्ल्ड निमोनिया डे मनाते हैं। अब पहला सवाल तो आपका ये आएगा कि 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे हम क्यों मनाते हैं, और दूसरा सवाल आपका ये आएगा कि इसको याद कैसे करना है। ठीक, तो 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे क्यों मनाते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 12 नवंबर 2009 को एक ग्लोबल कोएलिशन हुआ था, मतलब एक गठबंधन हुआ था अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है इन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया, जिसके तहत इनने 12 नवंबर 2009 को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाना शुरू किया। किसके अगेंस्ट? फॉर टू प्रिवेंट निमोनिया। और ये किसके तहत किया गया था? स्टॉप निमोनिया कैंपेन के तहत इसको शुरू किया गया था। और इन्होंने जो अलायंस बनाया था वो किस लिए बनाया था? कि जो चाइल्ड निमोनिया है उसके अगेंस्ट इन्होंने 12 नवंबर 2009 को एक वो ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मिलके गठबंधन किया। और उसके तहत इनने किया कि भैया हम हर साल 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाएंगे। और इसकी शुरुआत इन्होंने स्टॉप निमोनिया कैंपेन के तहत की थी। ठीक, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री याद रखना कि 12 नवंबर को कब स्टार्ट किया गया था। तो 2009, 12 नवंबर 2009 को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, देखो हमने इंटरनेशनल हेल्थ में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, तो उनके तहत आप पढ़ सकते हो। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर गठबंधन किया और फिर स्टॉप निमोनिया कैंपेन के तहत इन्होंने वर्ल्ड निमोनिया डे मनाना शुरू किया 12 नवंबर को। सिंपल याद रहेगा। अब अगला सवाल कि ये कैसे याद रखेंगे कि वर्ल्ड निमोनिया डे जो होता है, मतलब ये जो निमोनिया 12 नवंबर को मनाते हैं, ये कैसे याद रखेंगे? तो ये जो P है इसको नीचे गिरा दो, तो ये हो जाएगा B। और ये तो आपका निमोनिया का N है ही, तो ये B से क्या हो जाएगा? B से हो जाएगा 12। 12 हिंदी में 12 को 12 बोलते हैं, तो 12 और N से तो आपका नवंबर ही हो गया। तो 12 नवंबर को हम वर्ल्ड निमोनिया डे मनाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, तो प्रिवेंशन में हमने ये भी देख लिया। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया प्रिवेंशन में, तो इम्यूनाइजेशन वाला पार्ट हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो प्रिवेंशन में ये सारी चीजें देख ली। अब इम्यूनाइजेशन में ना हमारे पास वैक्सीन हैं, देखो तो हमारे पास निमोकोकल वैक्सीन तो है। निमोकोकल वैक्सीन में हमारे पास कॉन्जुगेट वैक्सीन भी है, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन भी है, जो कि नॉन कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है। इनफैक्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन में हमारे पास PCV10 भी है, PCV13 भी है।
इसके अलावा इस निमोनिया वगैरह के इन्फेक्शन में हमको मीजल्स वैक्सीन और HIV एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वैक्सीन, याद है हमने पढ़ा था एजेंट फैक्टर में, तो उसके तहत हमको MR वैक्सीन और पेंटावेलेंट वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देनी है प्रिवेंशन के लिए निमोनिया के। तो एक एक करके इन सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात करें तो हमारे पास PCV और PPV है। PCV में हमारे पास PCV10 और PCV13 है और PPV23 है। तो पहले देख लेते हैं हम PCV, दैट इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक है, अपना ये देखोगे PCV जो है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, जबकि जो PPV है पॉलीसेकेराइड वैक्सीन जो है वो नॉन कॉन्जुगेट वैक्सीन है। तो क्या होता है इसमें, पहले ये फर्क देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास PCV है, दैट इज जो हमारे पास कॉन्जुगेट वैक्सीन है, ये करती क्या है। देखो, ये जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है ना, ये लिंक कर देती है जो पॉलीसेकेराइड एंटीजन होता है, जो कि हमने जो एजेंट है हमारा उसकी कैप्सूल से निकाला है। पॉलीसेकेराइड जो मतलब एक तरह से आप शुगर बोल सकते हो। तो ये जो पॉलीसेकेराइड एंटीजन है, ये जो पॉलीसेकेराइड एंटीजन है ना, ये पॉलीसेकेराइड एंटीजन को कॉन्जुगेट वैक्सीन एक्चुअली कैरियर प्रोटीन जो होता है उससे ले जाके लिंक कर देता है। ठीक है, कर क्या रहा है, PCV वैक्सीन को कॉन्जुगेट वैक्सीन क्यों कहते हैं, कॉन्जुगेट मतलब जोड़ना। तो ये जो PCV वैक्सीन होता है, ये जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड एंटीजन है, इसको कैरियर प्रोटीन से जाके जोड़ देता है। इस वजह से जो टी सेल होता है ये इसको बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स लाता है, जो कि काफी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, काफी लंबे समय तक के लिए होता है। ठीक है, तो समझ में आया कॉन्जुगेट क्यों कहते हैं इसको। तो इसको PCV को कॉन्जुगेट वैक्सीन क्यों है ये, क्योंकि ये जो PCV है ये कॉन्जुगेट यानी कि लिंक कर देता है जो पॉलीसेकेराइड है उसको कैरियर प्रोटीन से ले जाके, जिसकी वजह से जो टी सेल है ये बहुत अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स लाता है, और जो कि काफी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। समझ गए। वही वही जो हमारा PPV है, जो PPV है पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, ये नॉन कॉन्जुगेट वैक्सीन क्यों है, क्योंकि ना इसमें कोई लिंक वगैरह नहीं करता है ये जाके इसने जाके इसने जो ये पॉलीसेकेराइड एंटीजन है इसको कोई जाके लिंक नहीं किया कैरियर प्रोटीन से, उस वजह से टी सेल पहचान नहीं पाया। उस वजह से इसका जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो बी सेल इसकी एंटीबॉडीज बनाते हैं, और बी सेल का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इसीलिए उतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है, उतना लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है। और क्योंकि ये टी सेल इंडिपेंडेंट है, टी सेल इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि टी ने बी ने बनाया है, तो इसीलिए ये यंग बच्चे जो होते हैं 2 साल, खासकर 2 साल से कम उम्र के जो यंग बच्चे होते हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो बच्चे होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें हम ये PPV को नहीं देते हैं, और इसीलिए उसमें हम PCV को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब थोड़ा सा समझ में आया। अब ये थोड़े से नॉलेज के साथ हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आएगा क्यों PCV हम बच्चों में देते हैं, क्यों PPV हम बच्चों में बड़ों में देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज आपको पता होना चाहिए, क्यों इसको कॉन्जुगेट वैक्सीन बोलते हैं, क्यों उसको नॉन कॉन्जुगेट वैक्सीन बोलते हैं, क्यों ये टी सेल डिपेंडेंट होती है, क्यों वो टी सेल इंडिपेंडेंट होती है। तो थोड़ा सा नॉलेज पता होना चाहिए। तो PCV दैट इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, हमारे पास दो कॉन्जुगेट वैक्सीन हमारे पास बची हैं, दैट इज PCV10 और PCV13। ये हमारे पास 10 वैलेंट वैक्सीन है, PCV13 ये हमारे पास 13 वैलेंट वैक्सीन है। 7 वाली ग्रेजुअली हमने धीरे धीरे रिमूव कर दी, इसलिए बस दो कॉन्जुगेट वैक्सीन है। मुख्यतः इसको बच्चों में दिया जाता है, जबकि आप PPV देखोगे तो बड़ों में दिया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः इसको बच्चों में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है PCV को, इसको इंट्रामस्कुलरली देते हैं 0.5 ml, वही एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। अपना इसके दो शेड्यूल्स हैं हमारे पास,
दो तरह से दे सकते हैं इसकी डोज को। एक तो 3 प्राइमरी डोजेस दे दो, या फिर 2 प्राइमरी डोजेस दो +1 बूस्टर डोज दो। तो या तो 3P0 दैट इज 3 प्राइमरी डोज दे दो खत्म, या तो 2P+1 दैट इज 2 प्राइमरी डोज दो और एक बूस्टर डोज दो। तो जो WHO है ना, वो रिकमेंड करता है ये 3P वाली 3 प्राइमरी डोज दे दो, 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते में खत्म बात। ठीक है, मगर हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये 2+1 यानी कि 2 प्राइमरी +1 बूस्टर वाला शेड्यूल यूज करते हैं। तो हम इंडिया में जो देते हैं वो ये वाला शेड्यूल है, दैट इज 2 प्राइमरी डोजेस हम 6 हफ्ते और 14 हफ्ते में देते हैं, और एक बूस्टर डोज जो है वो हम 9 महीने में देते हैं। कैसे देते हैं? इंट्रामस्कुलरली देते हैं, 0.5 ml देते हैं, एंट्रोलेक्टल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई में देते हैं। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा शेड्यूल पता होना चाहिए कि भाई 3 प्राइमरी डोज वाला शेड्यूल क्या है, 2 प्राइमरी +1 बूस्टर वाला शेड्यूल क्या है, और इंडिया में हम कौन से देते हैं। ठीक, साइड इफेक्ट की बात करें तो जहां पे आपने इंजेक्शन साइट है वहां पे स्वेलिंग एंड टेंडरनेस वगैरह थोड़ी बहुत देखने मिल सकती है, या फीवर वगैरह, इसको कोई खास तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं। एलर्जिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस में भी आप बात करो तो अगर पिछली डोज से कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तभी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वरना तो सब ठीक है, या फिर बच्चा बहुत ही ज्यादा इल है तब आप इसको, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वरना आप इसको दे सकते हो। ठीक, अब ये समझ में आया आपको कि ये बच्चों को हम क्यों प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू PPV? क्योंकि हमने पढ़ा था कि भैया ये जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है, कॉन्जुगेट किसको किया, इसने लिंक किया पॉलीसेक्राइड को कैरियर प्रोटीन से जाके, जिससे कि जो टी सेल है उसने बहुत बढ़िया एंटीबॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स दिया, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी थी और स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स था, इसलिए हम इसको बच्चों में भी दे सकते हैं, इसलिए इट इज प्राइमरली गिवन इन चिल्ड्रन। वहीं अगर PPV की बात करें, दैट इज पॉलीसेक्राइड वैक्सीन जो है हमारे पास, वो नॉन कॉन्जुगेट वैक्सीन है। और इस ये नॉन कॉन्जुगेट क्यों है, हमने ये पढ़ा था कि भाई क्यों ये नॉन कॉन्जुगेट क्यों है, क्योंकि ये जो पॉलीसेक्राइड होता है ये कुछ जाके कैरियर प्रोटीन वगैरह से पॉलीसेक्राइड एंटीजन को बाइंड नहीं, उसने उससे जाके नहीं मिलाया कैरियर प्रोटीन से जाके, जिस वजह से टी सेल ने अच्छा खासा नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बी सेल ने एंटीबॉडीज बनाई, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है, और इसीलिए ये ज्यादा लॉन्ग, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे तो सिर्फ 5 से 8 साल तक रहेगा, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स ये नहीं है, इसलिए यंग बच्चों में इसको नहीं दिया जाता, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में इसको नहीं दिया जाता। तो वही देखो यहाँ पे लिखा भी है, इसीलिए इसको प्राइमरली हम एडल्ट्स में देते हैं, या फिर बच्चों में भी 2 साल से ऊपर वाले बच्चों में देते हैं, 2 साल से नीचे वाले बच्चों में नहीं देते, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा पूरा का पूरा कि टी सेल इंडिपेंडेंट है, बी सेल वाला है, ये नॉन कॉन्जुगेट है, इसने कैरियर प्रोटीन से जाके नहीं मिला, तो उतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों में उतना तेजी से सब कुछ नहीं हो पाता है। तो आपको इसीलिए छोटे बच्चों में इसको थोड़ा सा अवॉइड करके एडल्ट्स में दिया जाता है। इनफैक्ट कई इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जैसे कि USA वगैरह में तो बोला जाता है जो जीरियाट्रिक एज ग्रुप के लोग हैं, 65 साल के ऊपर वाले, उन लोग को रूटीनली इसको लगना चाहिए। तो ये समझ में आया कि क्यों हम PPV को एडल्ट में देते हैं और क्यों हम PCV को चिल्ड्रन में प्राइमरली दिया जाता है। तो ये उसके आपको समझना पड़ेगा, क्यों कॉन्जुगेट, क्यों नॉन कॉन्जुगेट बोलते हैं, क्यों टी सेल डिपेंडेंट, क्यों टी सेल इंडिपेंडेंट बोलते हैं। समझ गए? उसके अलावा ठीक है, PPV 23 है, तो यहाँ पे आपको 23 सीरोटाइप्स हैं उसके। ठीक है, उसमें 25 माइक्रोग्राम प्योरीफाइड कैप्सूल होता है पॉलीसेक्राइड। कैसे देते हैं इसको भी हम इंट्रामस्कुलरली देंगे 0.5 ml, मगर सिंगल डोज दी जाती है, प्रेफरेबली डेल्टॉइड में दी जाती है। सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं पर प्रेफरेबली हम डेल्टॉइड मसल में इंट्रामस्कुलरली देते हैं। अब यहाँ पे डेल्टॉइड मसल में क्यों दिया? क्योंकि वाइवा पूछा जाता है भैया बच्चा बड़ा हो गया है, और एडल्ट्स में मुख्यतः, तो इसमें हम एडल्ट्स में दे रहे हैं या फिर जेरियाट्रिक में, तो मसल मास इनमें काफी जगह डेवलप हो गया है डेल्टॉइड में। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं आप देखोगे 6 महीने, 6 हफ्ते से 14 हफ्ते, 9 महीने, मतलब 1 साल से भी कम उम्र का है, इसमें सबसे ज्यादा मसल मास ही थाइज में होता है, इसीलिए एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई में देते हैं इंट्रामस्कुलरली।
तो ये वाइवा में ये सब चीजें पूछी जाती हैं। इसलिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी आप देखोगे तो जो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन होती हैं छोटे बच्चों में हम एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिथाई में देते हैं, वहीं जब बड़े वाले में है कि जैसे 10 साल या 16 साल में आप अपर आर्म में देते हो। वजह यही है कि डेल्टॉइड में क्यों बड़ों में देते हैं और एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिथाई में बच्चों में क्यों देते हैं। ठीक, वाई में पूछा जाता है। तो पीपीवी में न्यूमोपॉलीसेकेराइड वैक्सीन है, ये हमने समझ लिया। नॉन कॉन्जुगेट क्यों कहते हैं ये समझ लिया। एडल्ट्स में प्राइमरली क्यों दिया जाता है ये भी हमने समझ लिया। तो इसलिए एडल्ट्स और चिल्ड्रन 2 साल से ऊपर वालों में ही दे सकते हो आप, बच्चों में मत देना। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल में उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ये भी हमने समझ लिया। हाँ, ये भी हमने देख लिया कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जैसे कि यूएस वगैरह में 65 साल से ऊपर वाले जीरियाट्रिक एज ग्रुप वाले जो लोग हैं उनमें हम इसको प्रेफर करते हैं कि सभी को देनी चाहिए। कैसे देनी है? सिंगल डोज देनी है इंट्रामस्कुलरली 0.5 ml डेल्टॉइड में। साइड इफेक्ट के तौर पे वही रेडनेस या पेन हमको इंजेक्शन साइट पे मिल सकता है, फीवर वगैरह मिल सकता है, ऐसा कोई खास वाले नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी पिछली डोज में अगर कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुए तभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वही नहीं है। इम्यूनिटी में 5 से 8 साल में आपको 5 से 8 साल तक आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। ठीक, तो ये थोड़ी सी चीजें हमने समझ ली कि भाई क्या क्या है यहाँ पे, कि भाई 5 से 8 साल तक आपको इम्यूनिटी कितनी समय में, सिंगल डोज कितने समय में आ जाती है वो याद करना है तो कर सकते हो कि 3rd वीक में आपको इम्यूनिटी मिल जाती है। पर मेन जो आपको याद रखना है वो यही है कि भैया 5 से 8 साल तक रहती है। ठीक, तो ये हमने थोड़ा सा पीसीवी वैक्सीन और पीपीवी वैक्सीन को थोड़ा सा समझ लिया। और इसमें वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ये बच्चों में, क्यों ये बड़ों और बूढ़ों में, तो वो थोड़ा सा समझा देना। उसके अलावा हमारे पास ये हमने पूरा का पूरा न्यूमोकोकल वैक्सीन तो पूरी देख ली। अब हम थोड़ा सा मीजल्स वैक्सीन और एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी वाली वैक्सीन को भी देख लेते हैं। तो मीजल्स वैक्सीन देनी है क्यों भैया? मीजल्स वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है निमोनिया से बचाव के लिए? क्योंकि निमोनिया अपने आप में बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स का। तो अगर आपने मीजल्स से बचाव नहीं किया तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे निमोनिया हो सकता है बच्चे को, और जान भी जा सकती है बच्चे की। तो आपको मीजल्स का बचाव कर लिया तो निमोनिया ही नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए एमआर वैक्सीन बहुत, क्योंकि हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एमआर वैक्सीन देते हैं, मीजल्स और रूबेला साथ में देते हैं। तो एमआर वैक्सीन हम सबकुटेनियसली 0.5 ml देते हैं। फर्स्ट डोज हम 9वें महीने में देते हैं, सेकेंड डोज हम 18 से 24वें महीने के बीच में देते हैं। तो एमआर वैक्सीन क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पहले मीजल्स सिर्फ दी जाती थी, अब एमआर दी जाती है, मीजल्स और रूबेला। ठीक, तो मीजल्स वैक्सीन, एमआर वैक्सीन हमने देख लिया। उसके बाद HIV, एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, याद है हमने मीजल्स वैक्सीन क्यों देखा? क्योंकि हमने एजेंट फैक्टर के तहत पढ़ा था भैया मीजल्स, हमने सबसे आखिरी एजेंट फैक्टर में हमने वायरसेस पे पढ़ा था ना, वायरसेस में हमने मीजल्स वायरस पे पढ़ा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे मीजल्स को भी इसकी वैक्सीन देख ली। ऐसे ही हम अगर HIV की बात करें तो पेंटावेलेंट वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है निमोनिया कॉज कराने में बच्चों में, और इसीलिए हम इसकी वैक्सीन देते हैं। पर कौन सी वैक्सीन देते के अंदर देते हैं हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर 5 चीजें कौन सी होती हैं? तो एक हो गई डिप्थीरिया, दूसरी हो गई टिटनेस, तीसरी हो गई पर्ट्यूसिस, चौथी हो गई हेपेटाइटिस बी, और पांचवी हो गई एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो इनफैक्ट आप याद करो तो ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये तीनों ही चीजें जो थी वो एजेंट फैक्टर में बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ी थी। और इसीलिए पेंटावेलेंट वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी के अलावा डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया पढ़ा था हमने, और पर्ट्यूसिस, इन दोनों के लिए भी यहाँ पे आपको वैक्सीन मिल जा रही है। ठीक, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत हम पेंटावेलेंट वैक्सीन जो देते हैं वो इंटरमस्कुलरली देते हैं, 0.5 ml देते हैं। हम 3 डोज देंगे पेंटावेलेंट की, 6वें हफ्ते में देंगे पहली डोज, दूसरी डोज देंगे 10वें हफ्ते में, और तीसरी डोज देंगे 14वें हफ्ते में। ठीक, तो ये हमने पेंटावेलेंट वैक्सीन भी कर ली। ठीक, तो प्रिवेंशन के तौर पे हमने वैक्सीन तो देख ली। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमको निमोनिया के प्रिवेंशन में पढ़नी है, दैट इज इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन
प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ निमोनिया एंड डायरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद रखना। इस पे अलग से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई इसका मेन पर्पस क्या है, गोल्स क्या है जो 2025 तक हमको करने हैं, टारगेट 2025 तक कौन से थे, 2030 तक कौन से थे, इनको हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेन पर्पस क्या है इस इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान का, कि भाई जितने भी प्रिवेंटेबल निमोनिया और डायरिया डेथ है ना, उनको हम खत्म कर सकें, कि ऐसे कारण जिनकी वजह से, जिनका बचाव किया जा सकता है निमोनिया और डायरिया से होने वाली मौतों में, ऐसी चीजों को हम रोक सकें। और दूसरी चीज, लोगों को जितना हो सके प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट मेजर्स हर किसी को एक्सेस करने, हर बच्चे को एक्सेस करने आराम से मिल पाए। तो ये मेन पर्पस है कि हमको मौतें रोकनी है निमोनिया और डायरिया से, प्रिवेंटेबल जितनी प्रिवेंट कर सकें। और दूसरी चीज, हमको सभी को एक्सेस कराना है अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट मेजर्स, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके तहत हमारे गोल्स क्या है, तो देखो 2025 तक हमारे जो गोल्स हैं वो क्या क्या है। निमोनिया और डायरिया की बात है तो उससे रिलेटेड तो हमको काम करना ही है। 2025 तक अंडर 5 बच्चों में, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 2025 तक हमको क्या क्या करना है। तो हमको निमोनिया से होने वाली मौतों को <3 per 1000 लाइव बर्थ तक लाना है। ऐसे ही डायरिया से होने वाली मौतों को हमको <1 per 1000 लाइव बर्थ लाना है। मतलब अगर 1000 जिंदा बच्चे पैदा होते हैं तो 3 से भी कम, उन बच्चों में 3 से भी कम की मौतें निमोनिया से होनी चाहिए। ऐसे 1000 जिंदा बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें 1 से भी कम बच्चे की मौत डायरिया से होनी चाहिए। समझ गए। ऐसे ही हम, अगर सीवियर निमोनिया के इंसिडेंस है उसको हमको 75% तक कम करना है। किसका 75%? जो 2010 का लेवल था उसका। ऐसी सीवियर डायरिया के भी जो इंसिडेंस है, अब इंसिडेंस क्या होता है, प्रेवलेंस क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि भैया इंसिडेंस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस, प्रेवलेंस का मतलब होता है न्यू केस प्लस ओल्ड केस। तो यहाँ पे इंसिडेंस मतलब नए केसेस सीवियर निमोनिया के 75% तक कम करने हैं, नए केसेस सीवियर डायरिया के भी 75% तक कम करने हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था ना भैया निमोनिया में माल नरिश चाइल्ड, हमने फैक्टर्स में भी पढ़ा था कि वो सोशल फैक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट हमने सीवियर निमोनिया में भी पढ़ा था माल नरिश चाइल्ड वो डेंजर साइंस में आता है। तो स्टंटिंग जो होता है उसको भी हमको 40% तक हमको स्टंटिंग को भी कम करना है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको गोल्स में याद रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो निमोनिया से होने वाली मौतें। और देखो इंसिडेंस तो आप भूलोगे नहीं, इंसिडेंस तो दोनों का हमको 25%, 75% तक कम करना है। ये कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन पता क्या होता है, कंफ्यूजन होता है निमोनिया <3 है और डायरिया <1 है। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आपको। तो मैं इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। ये हमारे पास निया है और ये हमारे पास डायरिया है। ठीक है, तो ये निमोनिया में देखो कितना बड़ा एम आ रहा है, जब इस एम को टेढ़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3। तो <3 per 1000 लाइव बर्थ आपको करना है। ठीक है, ऐसे डायरिया का जो आई है, ये आई जो है ये, या फिर ये कैपिटल वाला आई, ये क्या है रोमन लेटर्स में 1 है। तो <1, डायरिया के केसेस को आपको, डायरिया से होने वाली मौतों को आपको <1 करना है और निमोनिया से होने वाली मौतों को <3 करना है। ऐसे याद कर सकते हो। तो ये तो इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान के गोल्स हो गए। कुछ टारगेट्स भी हैं। तो 2025 तक हमको जो टारगेट्स कवर करने हैं पहले वो देख लेते हैं। पहली चीज तो हमको जो रेलेवेंट वैक्सीन, जितने भी अभी हमने वैक्सीन पढ़ी उनका जो फुल डोज का कवरेज है ना वो 90% तक करना है। यानी कि जो भी हमने निमोकोकल वैक्सीन पढ़ी, MR वैक्सीन पढ़ी, पेंटावेलेंट वैक्सीन पढ़ी, इनका जो सारी डोज लग जाए ऐसे बच्चे हमको करीब 90% तक करना है। एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 80% तक तो पहुंचने की कोशिश करना है। ऐसे ही निमोनिया और डायरिया के केस मैनेजमेंट,
तो हमको कोशिश ये करनी है कि 90% केसेस को इजीली एक्सेस मिल जाए अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट की, 90% बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट और केस मैनेजमेंट निमोनिया और डायरिया के मिल जाए। और फिर वही है, हर हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 80% तक तो पहुंचना है। उसके अलावा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमको पता है क्या होती है कि हमने 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा बच्चे को और कुछ नहीं देना है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी हमको कोशिश करनी है कि 50% तक इसका कवरेज हो जाए कि भाई क्योंकि बहुत कम कई बार माएँ नहीं कराती हैं, तो 50% तक कवरेज तो इसको पहुंचाना है। उसके अलावा पीडियाट्रिक एचआईवी का भी हमको वर्चुअल एलिमिनेशन कोशिश करनी है कि हो जाए। तो ये हमारे कुछ टारगेट्स हैं जो हमको 2025 तक कवर करने हैं। उसके अलावा 2030 तक जो हमको कवर करने हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा। तो पहली चीज तो देखो, हमको ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक ड्रिंकिंग वाटर तो हर हेल्थ केयर फैसिलिटी और हर घर तक ये फैसिलिटी हमको पहुंचानी है, यूनिवर्सल एक्सेस होनी चाहिए। उसके अलावा एडिक्वेट सैनिटेशन, कि भैया सैनिटेशन फैसिलिटीज हर हेल्थ केयर फैसिलिटी हर अस्पताल में और हर घर में होनी चाहिए। हर अस्पताल की बात करें तो 2030 तक, और हर घर तक हमको 2040 तक तो पहुंचानी है। उसके अलावा हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, प्रॉपर साबुन और पानी से हाथ धोने की फैसिलिटी हर हेल्थ केयर फैसिलिटी और हर घर तक पहुंचानी है। उसके अलावा क्लीन और सेफ एनर्जी टेक्नोलॉजीज की भी कोशिश करनी है हमको हर घर और हर हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक हमको पहुंचानी है। ठीक, तो ये कुछ इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान है जो आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप निमोनिया वगैरह पढ़ ही रहे हो तो आपको थोड़ी सी जानकारी ना आईएमएनसीआई के बारे में भी होनी चाहिए। देखो, आईएमएनसीआई हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके इसको देख सकते हो, यहाँ पे हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी थोड़ी सी जानकारी कि भाई क्या होता है। कलर कोडेड ट्रायल सिस्टम होता है, अलग अलग इलनेसेस के लिए क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग ऑन द साइंस, सिम्टम्स एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसके तहत हमने कलर कोडिंग की है, पिंक कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर। पिंक कलर में हम अर्जेंट रेफर करते हैं और फिर हायर सेंटर्स में मैनेज करते हैं। येलो में हम ओपीडी के तहत उसको ट्रीट कर देते हैं। ग्रीन में जो आते हैं उनको हम होम बेस्ड केयर पे कर देते हैं। तो ये सारे, अब पिंक में क्या क्या आएगा तो वो डेंजर साइंस वाली बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। देखो, कन्वर्जन्स भी इसमें आ रहा है और नॉट एबल टू फीड भी इसमें आ रहा है। इनफैक्ट निमोनिया वाली भी कई चीजें आ रही हैं। देखो, चेस्ट इन ड्राइंग, सिवियर चेस्ट इन ड्राइंग भी इसमें हमको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखोगे तो फिर ड्राउजी है कि कितना भी हिलाओ वो मूव नहीं कर पा रहा है। तो रिलेटेड है आईएमएनसीआई भी, पढ़ लेना एक बार अलग से जाके। तो आईएमसीआई की भी थोड़ी सी जानकारी हमको होनी चाहिए। अपने आंसर में आप इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान के अलावा आईएमसीआई भी थोड़ा सा लिख सकते हो। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या फिर निमोनिया के तहत पता होनी चाहिए। ठीक, अब अगर मैं बात करूं सवाल की, तो या देखो, थ्योरी की बात करें ना, तो थ्योरी में आपको थ्योरी में आपको इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और निमोनिया पे तो आपको बहुतों बार क्वेश्चन आया है भैया, निमोनिया तो आपको पढ़ना ही है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, थ्योरी में। इनफैक्ट आजकल थ्योरी में आपको ऐसा केस आ जाता है, ऐसा आपको पूरा का पूरा केस दे दिया जाएगा, फिर आपको पहचानना है कि ये केस क्या है और उसके बाद फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वगैरह बताना है। तो हम समझ जाएंगे, फास्ट ब्रीथिंग दिख रहा है और चेस्ट इन, और फिर हमको वीजिंग मिल रहा है, और फिर हमको स्ट्राइडर मिल रहा है, कन्वर्जन्स मिल रहे हैं, हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स देख लिए। तो हमको ये सारी चीजें से हम पता लगा लिए कि भाई ये निमोनिया है, फिर कैसे डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट, डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन, सब कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। तो ऐसा भी आपको थ्योरी में आजकल सवाल आता है। ठीक, उसके बाद बात करूं अगर वाइवा की, तो वाइवा में ना, वाइवा में आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, पहली चीज तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, ये आपको वाइवा में समझाते आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाइवा के लिए आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई एटलीस्ट कुछ एजेंट्स के नाम, बैक्टीरियल और वायरल, इन एजेंट्स के नाम वाइवा में बोलते आना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको यंग इन्फेंट क्या होते हैं ये वाइवा में पूछ लिया जाता है, तो ये बताते आना चाहिए। उसके बाद कई सोशल फैक्टर्स आपसे वाइवा में पूछ लिए जाते हैं, तो सोशल फैक्टर्स आपको बताते आना चाहिए।
ठीक। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, और उसमें भी ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है। तो ये समझाते आना चाहिए कैसे ये एयरबॉर्न हो जाता है। फास्ट ब्रीदिंग किसको कहते हैं, एज वाइज आपसे क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। चेस्ट इन ड्राइंग किसको कहते हैं, ये भी आपको समझाते आना चाहिए। स्ट्राइडर आपसे वाइवा में पूछा जाता है। वीजिंग आपसे वाइवा में पूछा जाता है। और उसके बाद डेंजर साइंस, डेंजर साइंस तो आपसे वाइवा में पूछा जाता है। पता डेंजर साइंस में कैसा वाइवा जाता है, डेंजर साइंस ऑफ निमोनिया बता दो, डेंजर साइंस ऑफ कैंसर बता दो, या वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, या डेंजर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी बता दो। ऐसे आपसे लाइन से ये क्वेश्चंस बनते हैं कई बार। तो डेंजर साइंस ऑफ निमोनिया आपसे वाइवा में बताते आना चाहिए। ठीक। उसके बाद आपसे डब्ल्यूएचओ का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है भाई वाइवा में, कि आज की डेट में डब्ल्यूएचओ के क्लासिफिकेशन में कितनी कैटेगरी है, क्या वक्त चल रहा है डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन का। तो वक्त के हिसाब से जो बदलता है इस वक्त जो है वो निमोनिया और सीवियर निमोनिया दो कैटेगरीज है, वो बताते आना चाहिए कब निमोनिया कहेंगे कब सीवियर निमोनिया कहेंगे। ठीक। उसके बाद अगर मैं वाइवा की बात करूं तो ट्रीटमेंट के तहत आपसे पूछ लिया जाता है कि सिर्फ निमोनिया है तो क्या देंगे, कितना देंगे। ठीक है। और अगर सिवियर निमोनिया है तब क्या देंगे और कितना देंगे। ठीक। और उसके अलावा आपसे निमोनिया में अगर 2 साल से कम उम्र का है तब क्या देंगे और कितना देंगे, ये पूछा जाता है। अगर अच्छा वाइवा जा रहा है ना तब आपसे वाइवा पूछा जाता है। एचआईवी इन्फेक्टेड, एचआईवी एक्सपोज्ड है तब क्या देंगे, ये तो बता देते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा सवाल होता है एडिशनली जो पूछ लेते हैं नीमोसिस्टिस जिरोसाई के लिए, तो उसमें क्या देंगे ये बताते आपसे आना चाहिए। वर्ल्ड निमोनिया डे वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है, ये बताते आना चाहिए। उसके बाद वैक्सीन में आपसे पीसीवी, देखो यार वाइवा में आपसे वैक्सीन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वाली वैक्सीन तो आपसे सारी आनी चाहिए। तो पीसीवी वैक्सीन के बारे में तो आपसे वाइवा होगा ही होगा। तो बता देना, अगर आपके म्यूजियम में पीपीवी वैक्सीन रखी है तो उस पर भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट पीसीवी और पीपीवी जो वैक्सीन हैं ये अगर आपके स्पॉट्स में भी आ सकती हैं। अगर आपके म्यूजियम में पीसीवी और पीपीवी रखी हुई हैं तो आपके स्पॉट्स में भी पूछी जा सकती हैं। वाइवा में एक और चीज पूछी जाती है, क्यों पीसीवी बच्चों में और क्यों पीपीवी एडल्ट्स में प्रेफर की जाती है। तो ये भी आपसे बताते आना चाहिए, जो हमने पूरा का पूरा पढ़ा था। आपसे पीसीवी के तहत पूछा जाता है डब्ल्यूएचओ में क्या और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में क्या, तो ये भी आपको बताते आना चाहिए वाइवा के तहत। ठीक है। और ये अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हो कि भाई पीपीवी क्यों 2 साल से कम उम्र के बच्चों में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं की जाती, ये भी वाइवा में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। एमआर वैक्सीन और पेंटावेलेंट तो हमने पहले ही पढ़ चुका है वाइवा के लिए। इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है कि भाई इसके गोल्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, ये बता दो, तो गोल्स तो बताते आना चाहिए। टारगेट्स भी 25-30 तक के बता सकते हो। आईएमएनसीआई पे वाइवा जा सकता है तो अलग से जाके वीडियो देख के उसको भी अलग से पढ़ लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई वाइवा की बातें। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले तो एमसीक्यू जो बन सकता है वो इस पे भी बन सकता है कि भाई अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक किसको बोलते हैं, इस पे बन सकता है एमसीक्यू। ठीक। उसके बाद फॉरगॉटन पेंडेमिक क्या था, इस पे आपको एमसीक्यू बन सकता है, हालांकि वाई वाई पूछा जा सकता है पर एमसीक्यू भी इस पे बन सकता है कि किसको कहा जाता है। ठीक। उसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पे भी आपसे एमसीक्यू बन सकता है। और रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस पे भी, कि वायरस में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है उस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। ठीक। उसके बाद यंग इन्फेंट्स पे आप पे एमसीक्यू बन सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आपको जो एमसीक्यू पूछा जा सकता है वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई पे भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कि किसका कौन शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है। एमसीक्यू जो बहुत बार आया हुआ है ना वो फास्ट ब्रीदिंग और अलग अलग एज ग्रुप पे, इस पे आपको एमसीक्यू कईयों बार आया हुआ है। ये तो पता ही होना चाहिए कि कितनी उम्र में कितने रेस्पिरेटरी रेट को फास्ट ब्रीथिंग कहेंगे, ये एमसीक्यू कईयों बार आया है।
तो इसको ध्यान ही रखना। चेस्ट इन ड्राइंग पे कई बार एमसीक्यू आया हुआ है, और स्ट्राइडर पे एमसीक्यू, वीजिंग पे एमसीक्यू आ सकता है। डेंजर साइंस पे एमसीक्यू आया हुआ है, और खासकर चाइल्ड नॉट एबल टू ड्रिंक, और तो इसके सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए याद रखना। सीवियर माल न्यूट्रिशन और नॉट एबल टू ड्रिंक या इनएबिलिटी टू फीड, इस पे तो एमसीक्यू आया ही हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेंजर साइंस एमसीक्यू के लिए, इसको याद रखना। ठीक, उसके बाद अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो निमोनिया किसको कहते हैं, इस पे एमसीक्यू आया हुआ है। सिवियर निमोनिया किसको कहते हैं, इस पे एमसीक्यू आया हुआ है। वेरी सिवियर डिजीज किसको कहते हैं, इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है, तो उसको भी याद रखना। ठीक, उसके बाद अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, तो निमोनिया, फास्ट ब्रीदिंग, चेस्ट एंड्रॉइंग, इन सब के ट्रीटमेंट पे आपको 2 से 5, आपको बोल दिया गया 2 से 5 साल के बीच का है, और आपको बोल दिया गया या तो फास्ट ब्रीदिंग है या तो आपको बोलते चेस्ट एंड्रॉइंग है। अब क्या ट्रीटमेंट दोगे, तो उसके तहत आपको ट्रीटमेंट याद होना चाहिए। एमसीक्यू इस पे आया हुआ है। सिवियर निमोनिया पे भी आपको ट्रीटमेंट पे एमसीक्यू आ सकता है, तो उसको भी ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको इस पे आ सकता है कि एडिशनली आप क्या देते हो, तो न्यूमोसिस जीरोसाई के लिए कोट्राइमोक्सोजोल, इस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है, इस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो इसको भी याद रखना। उसके अलावा पीसीवी और पीपीवी दोनों पे कई बार एमसीक्यू आ सकता है कि भैया डब्ल्यूएचओ क्या रिकमेंड करता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन सी होती है, उसके अलावा कितनी देते हैं, कब देते हैं, ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू में पीसीवी और पीपीवी, इनफैक्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन और नॉन कॉन्जुगेट वैक्सीन, टी सेल डिपेंडेंट और टी सेल इंडिपेंडेंट वैक्सीन, इन पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहना। ठीक, उसके बाद एमसीक्यू आपको इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान के गोल्स पे आ सकता है कि कितना करना है निमोनिया या डायरिया की मोर्टेलिटी को, कितना करना है सिवियर निमोनिया या सिवियर डायरिया के इंसिडेंस को, इसके गोल्स पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आप याद रखना। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और मेनली निमोनिया के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।